हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो बेसिकली क्लास करने वाले हैं वो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान होगी। और इसमें आपको पहले तो अच्छे से ये समझ में आएगा कि हिस्ट्री का डिवीज़न कैसे होता है। 5 मिनट में इसका डिवीज़न और उसके बाद में टॉपिक पे आएंगे अपन। जब भी आपको राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ना हो, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इतिहास के कौन कौन से फेज आए हैं, कौन कौन से दौर आए, कौन कौन से युग आए हैं। अगर मनुष्य की शुरुआत से बात करें तो सबसे पहला युग पाषाण युग। पाषाण युग को इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। उसके बाद में जो दूसरा फेज आया वो तांबे का आया। आपने सुना भी होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन से धातु का यूज करना शुरू किया, तांबा या फिर ताम्र, इसलिए ताम्र पाषाण युग भी है, ताम्र युग। किस आधार पर यह डिवीजन हो रहा है, मनुष्य ने कौन सी चीजों का यूज करना शुरू किया। ताम्र के बाद में पढ़ते कांसा युग। कांसा युग, कांसा युग के बाद में पढ़ते लोह युग। अब थोड़ा सा आपके कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा पर मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद में अपन देखेंगे मौर्य पीरियड, मौर्यज। ये थोड़ा सा आपकी कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, बाद में बताऊंगा कैसे करेगा। इसी के साथ पढ़ेंगे अपन जनपद और महाजनपद। इसके बाद में पढ़ेंगे गुप्त एरा और उसके बाद में गुप्तोत्तर काल। अब ये असल में आपको एक बार पढ़ना नहीं है, ये केवल फेज याद रखने हैं। सबसे पहले बोले पत्थर, उसके बाद में तांबा, उसके बाद में कांसा, उसके बाद में लोहा, फिर मौर्य, जनपद, महाजनपद और इधर गुप्त काल। इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो इंडियन हिस्ट्री का जो फेज अभी चलेगा, ये बोलना सही नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री का फेज है, पर हाँ इस फेज के पैरेलल राजस्थान में कौन कौन से स्थल मिले उसी को पढ़ना है। जैसे राजस्थान में पाषाण के कौन से स्थल मिले हैं, राजस्थान में ताम्र के कौन से स्थल मिले हैं, राजस्थान में कांसा के कौन से स्थल मिले हैं, राजस्थान में लोह युग के कौन से स्थल मिले हैं, मौर्य, जनपद, महाजनपद का स्थल और गुप्त से संबंधित स्थल। इसका मतलब फर्स्ट यू शुड हैव आइडिया अबाउट द एज और फेजेज ऑफ हिस्ट्री। पहले फेज कैसे रट लो इसको। सबसे पहले क्या आया, पाषाण, पत्थर, पत्थर के बाद में तांबा और तांबे के बाद में कांसा। कांसा असल में कुछ नहीं है, तांबे में टिन मिलाया तो कांसा बन गया। तो तांबा और टिन, तो पहले तांबा आएगा फिर कांसा, क्योंकि तांबे में कुछ मिला रहे हैं, फिर लोहा और उसके बाद में ये वाला फेज। इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि हिस्ट्री का फेज है और इसी के स्थल कुछ राजस्थान में मिले, उनको अपन को पढ़ना है। बात समझना कैसे। जैसे मैं बात करूं पहले पाषाण एज की, पाषाण युग की, पाषाण काल। तो बस आप इतना याद रखेंगे कि पाषाण काल से संबंधित राजस्थान के जो स्थल हैं, राजस्थान में कौन कौन से स्थल मिले, उनकी अगर बात करें तो देखिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, TDSB। भाई टिड्डी जब आती है तो लोग पत्थर मारते हैं, तो बोलना कि पत्थर युग से संबंधित टिड्डी सब क्या मारते हैं, टिड्डी के पत्थर मारते हैं। इसका मतलब टिड्डी और सब का मतलब सारे लोग, और पाषाण का मतलब पाषाण एज। T4 होता है तलवाड़ा, ये तिलवाड़ा। D4 होता है डीडवाना, S4 होता है सांबर और B4 होता है बागोर। ये 4 स्थल आपको पाषाण युग के एक बार याद रखने हैं। हालांकि कुछ स्थल हो रहे हैं, इनको मैं ट्रिक के साथ में आपको और याद करा दूंगा। ठीक, पाषाण युग में ये 4 स्थल देखेंगे। अब इसके बाद में जो अगला फेज चलेगा वो कौन सा चलेगा बताओ, तांबा, तो ताम्र युग। ताम्र युग, ताम्र युग का नाम आते हैं, आपको केवल 2 नदियों के नाम याद रखने हैं। एक नदी याद रखनी है कांतली, और एक नदी याद रखनी है आपको
बनास। ठीक, तो ताम्र से याद रखना, ताम्र जब युग आए ता से कांतली और ताम्र युग बनास रिवर, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कांतली रिवर से संबंधित एक स्थल पढ़ेंगे नीम का थाना, नीम का थाना, और इसमें एक सभ्यता देखेंगे गणेश्वर, गणेश्वर। और बनास से संबंधित बनात स्थल देखेंगे जिनके 4 स्थलों का अपन यहां पे उल्लेख करेंगे। आहड़, ठीक है, उसके बाद में अपन यहां पे देखेंगे ओझियाना, इसके बाद में देखेंगे बागोर, और देखेंगे बालाथल। इतना देखते अपना ताम्र युग पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अगले फेज पे चलेंगे जिसका नाम होगा कांस्य युग। कांस्य युग, कांस्य युग का मतलब आप ये समझेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है वो कांस्य युग है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। इसका मतलब कांस्य युग के जो स्थल देखेंगे वो देखेंगे अपन कालीबंगा, पीलीबंगा, सोथी, बरौर, कुंडा। ठीक, ये स्थल किस समय देखेंगे कांस्य युग से। इसके बाद में कौन सा पीरियड आएगा, मौर्य युग। तो मौर्य युग से संबंधित एक स्थल अपन देखेंगे जिसको मैं बैराट यहां पे नाम लिख रहा हूं, बैराट अलग से देखेंगे। उसके बाद में लोहा युग आएगा, लोहा युग, और लोहा युग से संबंधित अपन स्थल देखेंगे सुनारी, जोधपुरा, नोह और रेड। इसका मतलब आपके एक चीज समझ में आई है कि जो इतिहास का ये जो फेज है, ये वाला फेज, इसके कुछ स्थल राजस्थान में मिले उनके बारे में चर्चा करनी है। और ये फेज ये है, ताम्र के ये देखेंगे, पाषाण के ये वाले देखेंगे, कांस्य के ये देखेंगे, मौर्य का ये देखेंगे, लोहा का ये देखेंगे, और आपका एंशियंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो अब सबसे पहले कांस्य युग को उठाते हैं, सबसे पहले पाषाण युग को उठाते हैं। पाषाण, पाषाण युग, पाषाण एरा, इसको इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। और पाषाण युग को, पत्थर युग को 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बटा, मनुष्य ने कौन कौन सी चीजों का यूज किया, उसके बनाए गए उपकरण कैसे थे, उनका शेप कैसा था, इस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। एक पूरा, एक मध्य, एक नव, 3 भाग हो गए। तो इसको बोलते पूरा पाषाण काल, इसको बोलते मध्य पाषाण काल, इसको बोलते नव पाषाण काल। समझ में आ गई बात? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, और उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे, उसके जो उपकरण थे, इस आधार पर। जैसे यहाँ पे मेगालिथिक हुआ करते थे। मेगालिथिक का मतलब होता है कि बड़े बड़े उसके उपकरण, जिनको तरासा हुआ नहीं होता था, पत्थर ऐसे तरह से उपकरण काम में लेता था। शिकारी प्रवृत्ति थी। यहाँ पे आए माइक्रोलिथिक, उसने सोचा कि बड़ा पत्थर कम दूर तक फेंक सकता हूँ, छोटा पत्थर बनाया, उसको थोड़ा गोल किया कि फेंकने में आसानी होगी, इसलिए यहाँ पे माइक्रोलिथिक। और नवपाषाण काल में जो मनुष्य के जो औजार उपकरण हुए वो बहुत तीखे, नुकीले, धारदार हुए। तो यहाँ पे जो मनुष्य की पाषाण काल में जो एक्टिविटी थी सारी की सारी, वो किसकी तरफ कंफाइंड थी, उसको केवल शिकार तक की एक्टिविटीज करनी है। इसको लेकर आपको 4 स्थल अभी अच्छे से याद करके जाना परीक्षा में। एक है तिलवाड़ा, एक है डिडवाना, एक है सांबर, और एक आपको उधर TDSB, एक बागोर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पाषाण। यहाँ पे पता लग गया पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कन्फाइंड टू हंटिंग,
और यहाँ पे जो यूज करता था उसके ज़्यादा तरह से भी उपकरण नहीं थे। इसके स्थलों को लेकर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल से संबंधित स्थलों, उनकी विशेषताएं। 4 स्थल अभी मुख्य रूप से याद करने, कौन से? टीडी, सब टीडी आएंगे तो सब पत्थर मारेंगे, TDSB, तो टीडी सब याद करते हैं। सबसे पहले स्थल याद करते हैं तिलवाड़ा, उसके बाद में डीडवाना, उसके बाद में सांबर, उसके बाद में बागोर। तो 4 स्थल अभी आप लोग यहां तक याद रखेंगे। मैं लिखता हूं तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में स्थल है, डीडवाना ये नागौर में है। आजकल तो आपको पता है कि डीडवाना खुद एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस प्राप्त कर चुका है, जिले का स्टेटस प्राप्त कर चुका है। इसके बाद में सांभर और एक बागोर। बागोर आपको ये पूछे कि कौन से स्थल हैं ये, आप बताना साहब ये स्थल हैं, ये पाषाण काल के हैं, TDSB, या ऐसे TDS करता है, TDS करता है ना, जैसे आप पे करते हैं तो TDSB। सांभर आपको पता है कि इसकी एक विशेषता याद करनी है। यहाँ आपको पता है कि सांभर एक सोल्टी एरिया है, सोल्ट लेक है, ये एक खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन प्लांट ग्रोइंग के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पूछे कि सबसे प्राचीन पौध उगाने के, मतलब पेड़ पौधों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, वो सांभर से मिले हैं। तो प्लांट ग्रोइंग के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, प्लांट ग्रोइंग के। इसका मतलब ये है राजस्थान में कहाँ से सबसे प्राचीन पौधे उगाने के अवशेष सांभर से। कैसे याद रखेंगे? आप कहना साहब सोल्ट का एरिया है और वहाँ पे पौधे उग गए होंगे। अब बात करते हैं बागोर की। मारवाड़ी में बांगरू है, वो पशुओं को बोलते हैं कि बांगरू पशु है, और बांगरू जुड़ा हुआ बागोर से। बागोर ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में। और आप कहेंगे कि बांगरू जो जानवर होते हैं इसको कहाँ पे बांध के रखते हैं? गांव में बड़े बड़े कोठे बना के रखते हैं। तो कोठारी रिवर आपको याद रखनी है, कोठारी रिवर। तो रिवर कौन सी होगी? कोठारी। और इन पशुओं के नाम, बांगरू पशुओं के नाथ डाल के रखते हैं। तो वीरेंद्र नाथ मिश्र इनकी खोज करी थी, याद रखना। तो वीरेंद्र नाथ मिश्र इसकी खोज करता है, VN मिश्र। और इतनी बात करी तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि राजस्थान में सबसे प्राचीन, और राजस्थान नहीं बल्कि भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष, पशुपालन अवशेष कहाँ से मिले हैं? आप बता देंगे कि सबसे प्राचीन पशुपालन अवशेष बागोर से मिले हैं। बागोर कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा कोठारी रिवर के किनारे, VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र एंड पशुपालन के अवशेष। तो लाइव स्टॉक, ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक के एविडेंस है वी फाउंड फ्रॉम बागोर, एंड प्लांट ग्रोइंग के जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम सांबर। दीज आर 4 इम्पोर्टेंट मेजर साइट रिलेटेड टू स्टोन एरा। स्टोन एरा को कितने भागों में बांटा? 3 पार्ट में, पैलियो, मिजो एंड नियो। अब बात करते हैं कुछ अदर प्लेसेस की, कुछ अदर प्लेसेस। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है, ट्राइब म्यूजियम कहा जाता है इसे। किसे? बागोर को। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि आदिम जाति संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर को। आदिम जाति संग्रहालय। ट्राइबल म्यूजियम किसे कहा जाता है? ट्राइबल म्यूजियम कोल्ड बागोर। बागोर को लेकर RS मेंस में क्वेश्चन आए तो क्या रखेंगे? बांगरू किसे कहा जाता है? बांगरू पशुओं को कहा जाता है। पशुओं को कहाँ पे रखते हैं? कोठे पे रखते हैं, नाथ डाल के रखते हैं। कोठा, कोठारी, नाथ, वीरेंद्र नाथ हो गए। आदिम जाति का संग्रहालय बहुत सारे जानवरों को संग्रहित करके वहाँ पे रखते हैं, और भीलवाड़ा में ये जगह स्थित है। इतना याद रख लिया। इसके अलावा पाषाण काल के कुछ 7 स्थल आपको और याद करके जाने हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मिलान करवाने वाला क्वेश्चन देगा। तो अब ये प्लेस तो हो गए इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बता दिया 4 प्लेस। सांबर प्लांट के लिए, बागोर है पशुपालन के लिए। एक भारत में एक जगह है मध्य प्रदेश में, आदमगढ़। तो पूरे भारत में एक तो आदमगढ़ से और एक बागोर से ही पशुपालन के अवशेष मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। बागोर कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। किसके अवशेष मिले? पशुपालन के। नाथ से जुड़ा हुआ, कोठे से जुड़ा हुआ, पशुओं को कोठे पे रखते हैं। और आदिम जाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम कहलाता है।
कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं स्टोन एज से संबंधित, उनको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट मैच करवाने वाला क्वेश्चन देगा। अगले पेज पे ले लेता हूं, फिर पाषाण काल के स्थल एक स्लाइड में लिखेंगे। अदर प्लेसेस, अन्य स्थल, अन्य स्थल, बस केवल ट्रिक से इनको फटाफट याद करते चलेंगे। एक है ओला। ओला, ओला किसके साथ गिरते हैं? बारिश के साथ। पर जैसलमेर में तो बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए बारिश तो आती नहीं, कभी कभार ओले गिर जाते होंगे। तो ओला स्थल स्टोन एज का, पत्थर का कहां संबंधित है? जैसलमेर से। ओला जैसलमेर। एक स्थल याद करना आपको, इंद्रगढ़। इंद्रगढ़, भाई इंद्र भगवान को खुश करने के लिए बूंदी चढ़ाते हैं कि कम से कम तो बारिश आ जाए हमारे यहाँ। इंद्रगढ़। दर्रा आपको पता, दर्रा, दर्रा तो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? दर्रा कोटा में स्थित है, ठीक है। एक होता है गरदड़ा। गरदड़ा, गरदड़ा, भाई बूंदी बनाते हैं तो सारा गर्दा उड़ा देते हैं, फिर बूंदी बनाते हैं, तो बूंदी में है। किसी बच्चे को बूंदी नहीं मिलती, वो सिसक सिसक कर होता है, सिसोल, बूंदी। छोटे छोटे बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके तिप्पट लगा देते हैं, इतने भारी भरकम उनको बैग दे दिए जाते हैं, उन बैग को क्या बोलते हैं? तिप्पट। तिप्पट, तो तिप्पटिया कोटा, तिप्पटिया कोटा। और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका तो मूवी वगैरह भी होती है, भानगढ़। भानगढ़, रात को भानगढ़ का किला बंद हो जाता है, अदरवाइज रात को वहां पे पत्थर पड़ेंगे आपके। पत्थर भानगढ़ कहाँ पे? अलवर में। अजबगढ़ और भानगढ़, अलवर। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 7 स्थल तो ये हो गए, और 4 स्थल कौन कौन से हो गए? एक हो गया TDSB। ये आपको 7 और 4 11 स्थल याद रखने पाषाण काल से संबंधित, जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्लियर? तो पाषाण काल के कितने स्थल हो गए? 11। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। किस आधार पर? मनुष्य की एक्टिविटीज क्या थी और उसके द्वारा कौन से उपकरण यूज किए गए। जैसे बहुत, अगर और डिटेल से अभी तो जाएंगे नहीं, उस पर कभी बाद में बात की जाएगी कि साहब पूरा पाषाण काल में मनुष्य की क्या एक्टिविटी होगी। यहाँ पे वो शिकार करेगा, फूड का कलेक्शन करेगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि एक तो कृषि और एक स्थायी निवास और एक पहिया, यह आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कभी प्रश्न पूछे आपको परीक्षा में। एक हस्त कुठार का एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है। हस्त कुठार, हस्त कुठार का मतलब हाथ से बनाई हुई कुल्हाड़ी। इसकी खोज हैकेट मोदे ने की। हैकेट, हैकेट। इसके अलावा कुछ चीजें आपको ना अपडेट करके नोट्स में कुछ 1-2 फैक्ट मैं आपको और दिला दूंगा। जैसे कनिंघम मोदे के प्रयास से इकोलॉजिकल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इधर कार्लाइल के प्रयास से की गई थी। बहुत अभी ज़्यादा की जरूरत नहीं है, आपको एक मोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि पाषाण युग के कितने स्थल पढ़ लिए अपन ने? 11 को 2 भागों में बांट लिया। 7 है वो कम इंपॉर्टेंट है, 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सांबर है, एक बागोर है, और 2 कौन से हो गए? तिलवाड़ा हो गया और डिडवाना हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं ताम्र युग की। इसका मतलब जैसे ही मनुष्य ने पत्थर से आगे मनुष्य ने बढ़ाना शुरू किया अपनी लाइफ को, तो उसने तांबा जो धातु है उसको यूज करना शुरू किया। बहुत सारी बुक्स में आपको ताम्र पाषाण एक साथ भी मिल सकता है। ताम्र पाषाण क्यों? भाई पहले वो पत्थर यूज करता था, फिर तांबे की तरफ शिफ्ट हुआ। एक दिन में तो होगा नहीं, वो धीरे धीरे कुछ चीजें तांबे की, कुछ पत्थर की, कुछ चीजें पत्थर की, कुछ तांबे की, कुछ पत्थर की, तांबे की, फिर धीरे धीरे तांबा। तो ताम्र और पाषाण एक पैरेलल एज है जो साथ चलता है। आज अपन अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ताम्र युग। ताम्र युग, ताम्र युग। ताम्र एज, इसको ताम्र पाषाण बोले तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं करेंगे आप। जैसे ही तांबे का नाम लेंगे 2 नदी याद रख लेंगे, याद रहेगा। जैसे तांबा, तांबा में कितने नाम है? ताम्र याद करें तो ताम्र युग, तांबा युग क्या याद करेंगे? ताम्र युग जो है उससे संबंधित 2 रिवर हैं, 2 नदियां हैं। तांबे में कितने नाम है? 2 नदियां याद रखेंगे। ताम्र को लेकर 2 नदियों में पहली नदी आप याद रखेंगे कांतली, ठीक है।
और एक याद रखेंगे बनास। देखो तांबा, ता कांतली, तांबा ब बनास, तो तांबे की नदी याद कौन सी रखेंगे? तांबा, तांबा युग, ताफोर कांतली, बाफोर बनास। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि ताम्र युग जब शुरू हुआ तब राजस्थान की, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जो रिवर्स हैं उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा। एक हालांकि जो रिवर्स है उनका इंपॉर्टेंस हमेशा से सिविलाइजेशन के लिए रहा है। जहाँ जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है वहाँ वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे सभ्यताएं ज़्यादा विकसित हुई हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर एज, कॉपर एरा। और विच प्लेसेस और विच रिवर आर एसोसिएटेड विद कॉपर एज? टू रिवर, फर्स्ट वन कांतली एंड सेकेंड इज बनास रिवर। कांतली रिवर का एक स्थल और बनास के 4 स्थल याद रखेंगे और तांबा युग पूरा हो जाएगा। अब कांतली जो रिवर है, कांतली रिवर, इसका जो स्थल है वो आपको याद रखना गणेश्वर, गणेश्वर, इसको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। और बनास रिवर का जो स्थल है, बनास रिवर का, बनास रिवर के आपको 4 बातें याद रखनी है और चारों आपने पढ़े तो हैं पर है ना वो मैच करने में भी आपको दिक्कत आ रही है। एक आपने आहड़ पढ़ा होगा, एक गिलूंड पढ़ा होगा, एक बालाथल, एक ओजियाना। तो बा आगी, ओ बागी, ओ बा आगी। किसी की मान लो 5 दोस्त बैठे होंगे, वो आस कर रहे थे कि अभी कोई आएगा, ओ बागी मतलब वो आ गई, मारवाड़ी में बोलते हैं। तो किसी की आस कर रहे थे, बनास का मतलब आस करना, बा आगी या ओ बागी, ओ फॉर ओजियाना, ओ जियाना। ठीक है, बा बालाथल, गी गिलूंड और आ आहड़। तो ओजियाना, बालाथल, गिलूंड और आहड़ समझ में आ गया? कितने स्थल हैं? 4 स्थल हैं। किससे संबंधित? ताम्र युग से। कितनी नदी है? 2, कांतली और बनास। क्लियर? कांतली नदी का प्लेस गणेश्वर, बनास से संबंधित ओजियाना, बालाथल, गिलूंड और आहड़। ये जो प्लेस है गणेश्वर, ये पहले सीकर में था पर आजकल नीम का थाना एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, इसलिए नीम का थाना और इधर उदयपुर मेवाड़ याद रखेंगे आप लोग। क्लियर? अब सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे अपन गणेश्वर की। गणेश्वर को गणेश जी भगवान और एक आदमी से अपन याद रख लेंगे ताकि सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले गणेश्वर को लेकर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं एक बार और आपको बता दूं, अभी अपन ने एक पढ़ा पाषाण युग, पाषाण एरा, और पाषाण एज को अपन ने 3 भागों में बांट लिया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। और इसके स्थल 11 अपन ने देखे, 11 में से 4 एज के देखे थे, TDSB, और 7 एज के देखे जिसमें ओला देखा, इंद्रगढ़ देखा, भानगढ़ देखा, तिपटे देखा, सिसोल देखा और दरा देखा है। और तिलवाड़ा, डीडवाड़ा, सांबर और बागौर। सांबर में प्लांट के अवशेष मिले और बागौर में पशुपालन के मिले हैं। ये पूरा कर लिया, फिर पड़े तांबा की तरफ। तांबा जो एज है इसमें आपको पता है कि साहब कांतली और बनास रिवर, आपको 2 रिवर्स के नाम याद रखने हैं। कांतली जो रिवर है ऑब्वियस सी बात है ये सीकर के एरिया में फ्लो होती है, यहाँ से एक स्थल गणेश्वर आपको याद रखना है, और बनास के 4 स्थल याद रखने हैं, ओजियाना, बालाथल, गिलूंड और आहड़ याद रखने हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन गणेश्वर की, तो हेडिंग जाए गणेश्वर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के? अब देखते हैं गणेश्वर को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि गणेश्वर जो स्थल है वो कौन से एरा से संबंधित है, तो आप बता देंगे यार बताया था तांबा, तांबा ए से संबंधित है। और गणेश जी एक भगवान है, तांबे का ताबीज पहन के रखते हैं गले में बच्चे, तो ऐसे याद रखना सब तांबा है वो गणेश्वर जी से संबंधित है। गणेश एक भगवान है, उनसे संबंधित है तांबा, तांबे का एक गले में पहन के रखते हैं बच्चे लोग, तो गणेश्वर। क्लियर? तो तांबा एज का हो गया गणेश्वर। अब एक चीज तो और याद रखनी है आपको कि गणेश्वर का जो लोकेशन है वो कहां पे होगा? नीम का थाना, नीम का थाना। क्लियर? नीम का थाना खुद एक जिला बन चुका है, इसलिए सीकर नहीं लिखेंगे। अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी मतलब इससे एसोसिएटेड व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो गणेश जी भगवान को अगरबत्ती चढ़ाते हैं, तो आप अग्रवाल याद रखेंगे, अगरबत्ती और अग्रवाल और गणेश जी भगवान, तो RC अग्रवाल, अग्रवाल, RC अग्रवाल। एक चीज और मैं आपको कॉमन बता दूं, तांबा युग से जुड़े हुए व्यक्ति अग्रवाल हैं। जब ये मेवाड़ में जाएंगे तो 2 और साथ ले जाएंगे, जिसमें अक्षय कीर्तिवास और SD सांखलिया को ले जाएंगे, और अगर सीकर में करेंगे तो अकेले खुदाई कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? और साथ साथ में चलती है खुदाई हमेशा। तो 1977 में RC अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्लियर हो गया?
अब जब भी आपको गणेश्वर का नाम आए, देखो गणेश जी वैसे तो भगवान है और वर्तमान में व्यक्तियों के नाम भी गणेश होते हैं, इसका मतलब गणेश्वर जैसे नाम आए आप मानव याद रखना, आदमी का नाम याद रखना, मनुष्य, मानव। और आपको मैं सारी की सारी गणेश्वर की विशेषताएं मनुष्य से याद करवा दूंगा, ठीक है। मनुष्य जो है वो कैसी प्रकृति का था उस समय, शिकारी प्रवृत्ति का था। इसका मतलब शिकारी अवशेष कहां से मिले, गणेश्वर से। शिकार किसका करता था व्यक्ति, मछली का, तो मछली पकड़ेगा, तो मछली किससे पकड़ेगा, मछली कांटे से पकड़ेगा, तो मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, ठीक। मछली पकड़ेगा तो क्या मछली तो ऐसे तो नदी से बह जाएंगी, तो क्या बनाएगा, बांध बनाएगा। किसका बांध बनाएगा, पत्थर का, तो पत्थर के बांध के अवशेष। अच्छा एक बात और बताओ, पत्थर के बांध बना लेगा तो घर बनाने में थोड़ी जोर आ रहा है ना, तो पत्थर के घर बनाएगा, पत्थर के मकान, पत्थर के मकान। और एक चीज और बताओ आप कि सबसे पहले शिकार करेगा किसका, मछली का, मछली किसे पकड़ेगा, कांटे से, क्या बनाएगा, बांध बनाएगा, बांध किसे, पत्थर के, और पत्थर का क्या बना लेगा, मकान बना लेगा। एक चीज और, अब जैसे इसने मछली पकड़ी घर पे लेके गया तो किसी न किसी में तो रखेगा, किस में रखे, तो भाई बुरा मत मानना भगवान जी की बात है, पर गणेश जी का जो परिवार है वो पूरा नीला है, नीलकंठ भगवान री आपने सुना होगा, तो काले नीले मर्दबाण मिले, यहां से याद रख लेंगे, ठीक है, काला और नीला। तो अब यहां से याद रखेंगे मृद भांड, तो अब ये घर पे लेके जाएगा अपने मकान में, तो मृद भांड में रखेगा, मृद भांड। और मृद भांड किसके होंगे, काला और नीला, क्योंकि गणेश जी भगवान है जुड़ा। और वैसे भी लोग जो लोग गणेश खाते हैं, गणेश उसको थैली पे लेके देखना वो ब्लैक होगी, तो गणेश और ब्लैक से याद रखना, काला और नीला, काला और नीला। ये क्या मिले, मर्द भांड, मर्द भांड में पोट्रीज मिली है, क्लियर हो गया। तो मर्द भांड कैसे मिले, काले और नीले मर्द भांड मिले हैं। पत्थर के मकान है, पत्थर के बांध के अवशेष, मछली पकड़ने का कांटा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है भाई, इतनी सारी चीजें, तो एक चीज आप ये याद रखेंगे कि जो कांटा होगा मछली का वो भयंकर अच्छे तरीके का होगा, तब पकड़ी जाएगी। इसलिए 99% उसकी एक्यूरेसी होगी मछली पकड़ने वाले कांटे की। ये 99 का जो आंकड़ा है ना, गणेश और सभ्यता से जुड़ा हुआ है कि जो तांबे के जो सामान बनाए जाते थे तो 99% तांबा यूज होता था उसमें, तो तांबे का जो उपकरण है वो 99% तांबे का यूज। तो 99 का चक्कर आप मछली से जोड़ लेना, 99% तांबा यूज, तांबा यूज। अब इतना तांबा यूज होगा, और सबसे पहले गणेश जी ना वो जनक हैं, तो जननी जोड़ दो, तो गणेश और सभ्यता जननी कहलाती है सभ्यताओं की, याद रखना। तो आपको पूछे कि तांबर जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर को। तांबर नगरी आएगी आगे आहड़, तो तांबर जननी, तांबर जननी। एक भी फैक्ट है ना वो अभी रहा नहीं है, और एक भी ऐसा नहीं जो आपकी याद नहीं हुआ है। क्या समझे, सबसे पहले याद रखें गणेश्वर कहाँ पे, नीम का थाना, क्या जिला। गणेश जी के अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। और एक कॉमन बात यह है कि जो भी तांबे वाली जो खुदाई होगी उससे एसोसिएटेड होंगे आर.सी. अग्रवाल साहब। आर.सी. अग्रवाल साहब ने बहुत सारा काम किया है खास ताम्र सभ्यताओं को लेकर, क्लियर। अब गणेश का नाम आता है आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी कि मानव से जुड़ी हुई चीजें आएंगी। तो मनुष्य की प्रकृति शिकारी, क्या पकड़ेगा, मछली पकड़ेगा, मछली पकड़ने का कांटा मिला। मछली ऐसे तो पानी से बह जाएंगी, तो बांध बना दिया पत्थर का ताकि मछलियां रुक जाएं। पत्थर का बांध बना तो पत्थर के मकान भी बनाए, मकान में मछली रखने के लिए मर्द बांध रखे। मर्द बांध कैसे थे, काले और नीले थे। और वो जो कांटा था मछली पकड़ने का, ये कांटा इतना एक्यूरेसी के साथ था कि 99% जो उपकरण तांबे के बनाए गए, और साथ में ताम्र जननी। और एक चीज और याद हो, पुष्कर राजस्थान का सबसे पवित्र जगह है, और गणेश जी का नाम आ रहा है बहुत पवित्र जगह, तो पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, गणेश्वर को। अंतिम इसके लिए बात है पुरातत्व पुष्कर, पुरातत्व पुष्कर। तो मान लो परीक्षा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता, आप दिमाग लगाना यार, गणेश जी भगवान है और पवित्र जगह है तो गणेश्वर, ठीक। जननी जनक भगवान है गणेश्वर। मछली पकड़ने का कांटा, याद रखना कांटा मानव की एक्टिविटीज, गणेश्वर। 99% उपकरण तांबे के, बोले साहब गणेश्वर। पत्थर के मकान, गणेश्वर। पत्थर का बांध, गणेश्वर।
व्यक्ति कौन जुड़े हुए हैं? अग्रवाल साहब अगरबत्ती करे गणेश्वर। आई थिंक यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। गणेश्वर अगर परीक्षा में मेंस में आए, सारे फैक्ट उतार के आना परीक्षा में। क्लियर। अब बात करते हैं बनास की, और बनास को लेकर आपको मैंने बताया 4 स्थल आपको याद रखना। कौन? बा आगी, ओ बा आगी, ऐसे याद रखना। अब बात करते हैं बनास संस्कृति की। एक रिवर पूरी कर दी कांतली, अब रिवर आएगी बनास, और जो बनास रिवर है उसको देखिए आप, बनास रिवर को आप ऐसे याद रखेंगे कि साहब बनास से संबंधित 4 स्थल। एक सबसे पहले अपन आहड़ याद करेंगे, आहड़, ठीक है। एक अपन याद करेंगे यहां पे बालाथल, एक याद करेंगे गिलूंड। आहड़, बालाथल, गिलूंड, ओझियाना, ओझियाना। क्लियर। आहड़ उदयपुर में, बालाथल उदयपुर में, गिलूंड राजसमंद में, ओझियाना भीलवाड़ा में। जगह याद रखेंगे आप लोगों। ठीक। अब आहड़ की बात करते हैं। देखिए जब भी कोई अपने स्थल पढ़ने वाले हैं, इसको है ना होच पोच नहीं करेंगे। स्थल से संबंधित आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनका कोई मकान का स्ट्रक्चर होगा, उनकी कोई नालियां होंगी, उनका खान पान, उनकी कल्चर होगी, उनका व्यवसाय होगा, उनकी एग्रीकल्चर होगी, वो चीजें जैसे याद करेंगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आहड़ अपन लिखते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिखता हूं यहां पे आहड़, आहड़, आहड़। देखिए सबसे पहले इसके उपनाम आपको याद रखने आहड़ के। आहड़ से एक नाम जुड़ा हुआ आघाटपुर, एक जुड़ा हुआ धूलकोट, एक जुड़ा हुआ ताम्र नगरी है। ये ग्रामीण सभ्यता, जब तक तांबा युग था तब तक सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज थी, नगरों का जो डेवलपमेंट था वो नहीं था। ये ग्रामीण सभ्यताएं सारी जब सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश करेंगे, जब कांस्य युग में चलेंगे, तब जाके नगरीय सभ्यता आएगी। याद रखेंगे आहड़ के उपनाम। सबसे पहला आप नाम याद रखेंगे आघाटपुर, या आहड़ से जुड़ा हुआ है, आघाटपुर। ग्रामीण है आहड़, ऐसे अटपटा नाम होगा तो धूल, धूल उड़ती है वहां पे, धूल कोट। ताम्र नगरी, ताम्र नगरी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उपकरणों का जो भंडार है वो सबसे ज्यादा यहां से मिला तांबे के, और शुद्धता कहां से मिली? गणेश्वर जी से। याद रख लेंगे, है ना, गणेश्वर जी, जी लगा देंगे। ठीक। कहां पे इसका लोकेशन है? उदयपुर में। आयड या बेड़च रिवर जाती है, आयड, ठीक है। तो आहड़, आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रनगरी, और इधर आप याद रखेंगे उदयपुर। किस्मत से मेरी 3 साल पोस्टिंग उदयपुर रही है, और मेरा जो वे था वो जस्ट आयड पुलिया के नज़दीक से था, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा आपको रिलेट करके पढ़ा पाऊंगा। तो आयड, इसका दूसरा नाम है बेड़च। ताम्रनगरी, धूलकोट, आघाटपुर, ये किसका उपनाम है? इधर क्या देखेंगे? उदयपुर, उदयपुर में स्थित है। अब इसके ना कुछ विशेषताएं देखेंगे। विशेषता मैंने आपको पिछली बार क्या बताई थी? जब भी तांबे का नाम आए, किस व्यक्ति का नाम याद करेंगे? अग्रवाल साहब का। इसलिए यहां भी अग्रवाल साहब आ गए, पर अकेले नहीं गए, क्योंकि सीकर से उदयपुर का लंबा रास्ता है, 12 घंटे लगते हैं, इसलिए साथ में 2 लोगों को लेके चले गए। एक अग्रवाल साहब खुद चले गए, एक HD सांखलिया और एक अक्षय कीर्ति व्यास। तो क्वेश्चन अगर ये पूछे आपसे कि किस कौन जुड़ा हुआ है, तो 3 नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे आहड़ से। एक RC अग्रवाल साहब, एक याद रखेंगे आप HD सांखलिया, सांखलिया, और एक याद रखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ये अकेले नहीं गए, मारवाड़ी में सांकल बोलते हैं जंजीर को, तो सांकल डाल के अक्षय को भी ले गए साथ में कि चलो वहां जाके खुदाई करते हैं। कौन ले गए? RC अग्रवाल साहब ले गए। आहड़ सभ्यता, आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रनगरी, नगरी है पर असल में नगरी नहीं है, ग्रामीण सभ्यता है। आयड, बेड़च और इसका उदयपुर आप लोग याद रख लेंगे। अब सबसे पहले आहड़ के जो लोग हैं, आहड़ सभ्यता के लोग हैं, इन लोगों का अपन देखते हैं कि इनके मकान कैसे होते थे।
फिर इनका खान पान, इनकी कल्चर कैसी थी, फिर इनका व्यवसाय कैसा था, फिर इनकी एग्रीकल्चर कैसी थी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं इनको, इनके मकान को लेकर। तो इनके मकान देखो ऐसे बांटेंगे इसको, आहड़ वाले को, इनके मकान, इनका संस्कृति कल्चर, इनके ऑक्यूपेशन व्यवसाय, वाणिज्य, मोहर, तोल माप के बांट, कैसी कृषि करते थे, कौन से विशेष मिले कृषि। ये 4 फैक्ट बेसिकली आपको किसी भी संस्कृति में याद रखने। और आरएस मेंस में क्वेश्चन आया आपको आहड़ को लेकर, तो ऐसे डिवाइड करके लिख के आना है। सबसे पहले मकान, फिर संस्कृति, व्यवसाय, फिर एग्रीकल्चर। सबसे पहले मकान में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थर का प्रयोग होता था। क्वेश्चन आए कि कौन से एंशियंट स्थल से धूप में सुखाई गई जो सन ड्राइड जो ब्रिक्स होती है उनका यूज किया गया, कहाँ से किया गया, आहड़ से। और पत्थर का प्रयोग, पत्थर का बांध कहाँ पे मिला था, गणेश्वर से मिला था। साथ ही साथ जब मकान के अंदर घुस के देखा तो पता लगा कि 4 से 6 चूल्हे बने हुए थे, मिट्टी के अर्थ बने हुए थे, 4 to 6। इसका मतलब जॉइंट जो फैमिली है वो रहती होगी। तो सबसे पहले मकान में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाँ, पहला फैक्ट क्या याद रखना है आपको साहब, ये जो मकान है ये किसके बने होते थे, धूप में सुखाई गई ईंटों से, ईंट और एक तथा पत्थर का प्रयोग। और घर में कितने चूल्हे थे, 4 से लेकर 6 चूल्हे तक। यहाँ पे बलियों का प्रयोग भी किया गया है और साथ में जो कोलूज है उनका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 से 6 चूल्हे मिले यहाँ से, चूल्हे। इससे क्या पता लगा कि साहब यहाँ पे जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती होगी। और वैसे भी ट्राइब एरिया तो जॉइंट फैमिली का वहाँ पे ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ की, कल्चर में क्या क्या मिला। अब एक बात आप समझ में, नाम ही धूल कोट है, धूल से बर्तन बनेंगे तो मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, मिट्टी का एक बुल की फिगर, स्त्री का फिगर, ये सारा मिट्टी से मिला हुआ बनेगा। तो क्या याद रखेंगे, नाम धूल कोट है, इसका मतलब सबसे पहले याद रखेंगे आप नंबर 1, यहाँ पे मृण मूर्ति मतलब मृण कलाकृति मिली है। मृण का मतलब होता है कि मिट्टी, याद रखेंगे मिट्टी से बनाई हुई कलाकृति। क्या क्या मिला मिट्टी का, मिट्टी के बर्तन मिले यहां से, मिट्टी के बर्तन, एक बात साहब मिट्टी के बनाए हुए बर्तन। दूसरा एक यहाँ पे जो बुल, जो सांड है वो मिला, इसे बनासियन बुल कहते हैं। और बुल है ना, वो यूं मान के चलो कि अगर काला व लाल है, जनरली तो लाल ही होता है, पर काले सांड को अगर लाल दिख जाए तो वो भड़क जाता है। तो काला और लाल मर्दबान मिले यहाँ से, वो भी याद कर लेंगे। तो बर्तन और बुल, बुल मतलब बनासियन बुल कहते हैं इसको, बनासियन बुल, बनासियन बुल सांड है, बनासियन बुल। और काले सांड को, काला सांड उसको क्या दिख जाए, लाल दिख जाए तो फिर वो आग लगा देगा। तो काला और लाल, काला और लाल मर्दबान कहाँ से मिले, वो बुल वाला। और बुल कहाँ से मिला, बनासियन बुल, एक बुल की मिली है। स्त्री फिगर भी मिला, स्त्री की मूर्ति मिली यहाँ से, स्त्री मूर्ति। और बर्तन किसके बने होते थे, मिट्टी के। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। तो क्या याद रखेंगे, बनास, मकान कैसे बने होते थे, धूप में सुखाई गई मिट्टी की, कच्ची ईंटें हो गई, मिट्टी याद रख लेंगे। और कुछ पत्थर के यूज करते थे। 4 से 6 चूल्हे, चूल्हे वैसे मिट्टी के बनते हैं तो चूल्हे आपको मिलेंगे ऐसे। साथ साथ में आप याद रखेंगे कि मृण मतलब मिट्टी का वहाँ पे ज़्यादा यूज होता था, मिट्टी की चीज़ें वहाँ पे मिली है। बर्तन है वो मिट्टी के बने थे। बनासियन बुल, बुल का मतलब जो सांड है, काला सांड उसको लाल दिख जाए तो आग लगा देगा। तो काला और लाल मर्द भांड। गणेश्वर से भी आपको याद हो गया कैसे मिले हैं, गणेश कैसी होती है, काली काली। तो यहाँ पे कैसा था, ब्लैक एंड ब्लू, काला काला, ठीक है, काले व नीले। और स्त्री की मूर्ति यहाँ से मिली है। क्वेश्चन पूछता है कि बनासियन बुल कहाँ से मिला है, बनासियन बुल बनास से मिला है। और बनास का मतलब यहाँ पे क्या याद रख लेंगे, आहड़ याद रख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, आदिवासी लोग हैं, मिट्टी की कमी नहीं है, मिट्टी की संस्कृति तो बड़े बड़े कोठे बना ली, इसे गारे व कोठे की संस्कृति कहा जाता है। इसका मतलब इनके जो मर्द बांडो बहुत बड़े होते थे, इसलिए इसे गोरे व कोठे की संस्कृति। क्वेश्चन कई बार पूछता है परीक्षा में कि गोरे व कोठे की संस्कृति, तो याद रखना कि गोरे व कोठे की संस्कृति किसे कहा जाता है। इसको मिटा देते हैं, इसको फिर आगे लिख लेंगे व्यवसाय को। तो इसकी अगली विशेषता क्या लिखेंगे, गोरे व कोठे की। कैसे, मर्द बांड से याद रखेंगे, गोरे व कोठे, ठीक है। अब इसको अदरवाइज नहीं लेना, अगर उदयपुर वाले देख रहे हैं तो, कि साहब आदिवासी लोग हैं उधर, और आदिवासी लोगों को आपने एक विशेषता देखी होगी कि वो ना आभूषण बहुत पहन के रखते हैं, पूरे हाथ को और पूरे गले को, और ऐसे आभूषणों से फुल करके रखते हैं। आभूषण से व्यक्ति को इतना प्रेम होता है
तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से प्रेम होता है, जैसे मतलब वो बहुत ज़्यादा शराबी है तो कोशिश करते हैं कि उसको दफनाते हैं तो शराब की बोतल भी साथ डाल दें, ऐसा बोलते हैं। ठीक ऐसे इन लोगों को आभूषण का इतना ज़्यादा शौक था कि जो मरता था उस व्यक्ति के साथ को आभूषणों के साथ दफना दिया जाता था। तो क्वेश्चन पूछे कि कहाँ से आभूषणों के साथ दफनाने के अवशेष मिले, तो आप थोड़ा सोचना और बोलना कि यार ये आदिवासी लोगों का एरिया है। आदिवासी लोगों का एरिया कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर का मतलब ये आपकी हाड़ याद रख लेना, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे कि जो दफनाते थे किसके साथ में? आभूषणों के साथ में। तो पूछे कि आभूषणों के साथ में दफनाने के अवशेष कहाँ से मिले? बोले उदयपुर से मिले। फिर अगली बात, जो इनके आभूषण थे वो वही आपको पता है कि अभी तक अपन जब कांसा युग में पहुंचे हैं तो ज़्यादा कोई खास आभूषण बनते नहीं थे, आभूषण हड्डियों के बना लेते थे, इसलिए हड्डियों के आभूषण बनते थे। तो मेरे हिसाब से इसमें आपकी कोई अभी तक दिक्कत नहीं होगी। जब भी परीक्षा में आए, मकान हो गया, संस्कृति हो गई, मिट्टी के बर्तन, बनास का बुल, बुल को काला व लाल दिखो, स्त्री की मूर्ति हो गई, गोरे कोठे हो गए, दफनाते थे और हड्डियों के आभूषण ये लोग बना के रखते थे। अब इसकी अगली बात करेंगे व्यवसाय की। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ का? व्यवसाय। व्यवसाय को लेकर, अच्छा व्यवसाय को मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे कुछ मुद्राएं मिली हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि साहब एक यहाँ पे एक मुहर मिली है, उस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। अपोलो बहुत ही स्मार्ट देवता होते हैं, आप देखेंगे इसको। अपोलो का चित्र मिला, इससे क्या समझ में आता है आपके कि हो सकता है कि यूनान के साथ में इनके क्या रहे हो, ट्रेड रिलेशन रहे हों, व्यापारिक संबंध रहे हों। इसलिए एक जो मुद्रा मिली है, मुद्रा मुहर जो मिली है, सील्स मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो के चित्र मिले। और एक बात और याद रखेंगे कि आप एक चीज और याद रखेंगे कि यहां पर तोल माप के बाट मिले हैं। बाट समझते हैं ना, जब आप तोलते हैं तो ताखड़ी में एक साइड में सामान और एक साइड में कुछ बाट रखते हैं, तो माप के बाट कहां से मिले? यहां से। और एक रंगाई छपाई के ठप्पे भी मिले हैं, रंगाई छपाई के ठप्पे। इसका मतलब इनका व्यवसाय कैसा था? एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आएगा इनका व्यवसाय कैसा था, पर इतना जरूर याद रखेंगे साहब ये व्यापार तो करते ही होंगे, इसलिए यूनानी देवता अपोलो की वहां पे सील मिली है, तोल माप के बाट मिले हैं और सॉरी रंगाई व छपाई के ठप्पे मिले। एक चीज और, अब बातें अंतिम एग्रीकल्चर। एक चीज और, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि को लेकर क्या याद रखेंगे साहब? कृषि में ये लोग कौन कौन सी चीजों से परिचित थे, क्या क्या यूज करते थे? तो गेहूं है, जौ है, चावल है। इतना याद रखेंगे साहब किस किस से? गेहूं से, जौ से और चावल से परिचित है। एग्जाम में क्वेश्चन मर्दबांड को लेकर पूछता है, बनासियन बुल को लेकर पूछता है, नदी के बारे में पूछता है, खुदाई करने वाले के बारे में पूछता है, 4 से 6 चूल्हे मिले इनके बारे में पूछता है। मेरे हिसाब से अब आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे आप बता देंगे। ठीक, अब थोड़ा सा पीछे आते वापस से देखिए, ये रहा। तो आहड़ अपन ने पूरा कर लिया। आहड़ को कैसे बांटा? अपन ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले कहां पे स्थित है? आप कहेंगे सर उदयपुर में है। कौन सी नदी? आइडिया बेडस नदी यहाँ पे स्थित है। खुदाई किसने की? उसी ने की जो सीकर वाला था, आरसी अग्रवाल, और 2 साथ ले गए। ये काम पूरा हो गया। उपनाम क्या है? इतने सारे तांबे के उपकरण मिले, किसे ताम्र नगरी बोल दिया, ताम्र नगरी। और नाम क्या? आघाट पूरे धूलकोट नाम है। धूलकोट, इसका मतलब सारी चीजें धूल की बनी होंगी। इसका मतलब इनके आपको याद रखना है, इनके मकान याद रखने। मकान के बाद में इनका व्यवसाय आपको याद रखना है। संस्कृति, संस्कृति के बाद में इनका व्यवसाय याद रखना है, और व्यवसाय के बाद में इनका कृषि याद रखना है। ठीक, उल्टे से चलते हैं। कृषि में गेहूं, चावल और जौ के अवशेष मिले हैं बस। व्यवसाय में क्या होता है? व्यवसाय में साहब यूनानी देवता अपोलो की एक मोहर मिली है, इससे स्पष्ट होता है कि हो सकता है उनके साथ व्यापार हो। साथ ही साथ में आपको तोल माप बाट मिला, यहाँ पे ठप्पे मिले, यहाँ पे रंगाई छपाई के। संस्कृति में क्या याद रखना है साहब? संस्कृति में यहाँ के लोग आभूषण प्रेमी थे, इसलिए जो दफनाने में आभूषणों को साथ में दफनाया जाता था इनके साथ में, जब दफनाते थे तब। इसके साथ में आपको बताया कि साहब यहाँ से मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिले हैं। बनासियन बुल यहाँ से मिला है। सांड किसको देख? काला सांड लाल को देखकर घबरा जाता है, तो काला और लाल रंग के मर्दबांड मिले। मर्दबांड इतने बड़े थे कि गोरे कोठे की संस्कृति कहते थे। मर्दों को आभूषण साथ दफनाया जाता। आभूषण हड्डियों के बने होते थे। मकान किससे बने होते थे? ईंटों के बने होते थे। धूप में सुखाई ईंटें, सन ड्राइड ब्रिक्स, और साथ ही साथ में पत्थर भी यूज होता था। बलियों का प्रयोग
होता था, पर कोलूज का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया था, और 4 से 6 चलू के अवशेष मिले। फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री में कम से कम 7, 8, 10 घंटे लगाते हैं, पर अभी अपन इसको देखें 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे और सारे फैक्ट के साथ कर लेंगे और याद हो जाएगा, ये भी बड़ी बात आप लोग। अब अगली संस्कृति के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गिलूंड। गिलू गिलू राजसमंद में है, इसको ले लेते हैं गिलूंड को। अब अगला याद रखेंगे गिलूंड। याद हो रहा है कि मेरा ही रिवीजन हो रहा है, याद हो रहा है? गिलूंड कहाँ पे? राजसमंद में। ठीक, गिलूंड को लेकर आपको 2-3 बातें याद रखनी है सब। नदी कौन सी होगी? तो नदी तो वही बनास होगी। खुदाई बीबी लाल, गिल्लू में ला रहा, इधर बीबी में ला रहा है, तो बीबी लाल। ठीक है, ज्यादा गिल्लू में गिल्ले सीखवी ज्यादा कौन करती है? बीबी करती है। क्यों सर? तो याद रखेंगे गिलूंड, बीबी लाल। इसके बाद अगली बात याद रखेंगे कि यहाँ पे गिलूंड में एक चीज याद रखेंगे तो आपकी सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसमें सूर्य पूजा याद रख लो, बाकी सारे फैक्ट इसके चारों ओर घुमा के मैं याद करवा दूंगा कि गिलूंड में केवल सूर्य पूजा याद रखो। सूर्य पूजा क्वेश्चन पूछे कि सूर्य पूजा, इसका मतलब सन वर्शिप के एविडेंस कहाँ से मिले? गिल्लू से मिले। ठीक है, अब भाई अगर आपको गिल्लू की तरफ आगे बढ़ना तो फिर आपको सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, गिलूंड राजसमंद में। अब भगवान की तरफ अपन देखते हैं, जब महिलाएं व्रत करती है तो ऐसे सूरज की तरफ कुछ फेंकती है, तो पत्थर की गोलियां कहाँ से मिली है? यहाँ से। तो पत्थर की गोलियां सूर्य की तरफ फेंकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अगली बात आप याद रखेंगे साहब, यहाँ से 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो भाई 5 का संबंध सूर्य भगवान से वैसे भी है, तो 5 बर्तन सूर्य भगवान को जब अर्घ देने जाते हैं तो 5 बर्तनों में कुछ लेके जाएंगे, एक में चावल, एक में दूध, एक में पानी, एक में कुछ और। ठीक है, तो 5 बर्तन। क्वेश्चन पूछे कि 5 बर्तनों के अवशेष कहां से मिले हैं? गिलूंड से मिले। पत्थर की गोली कहां से मिली है? गिलूंड से मिली है। पक्की ईंटों का प्रयोग कहां से हुआ है? पक्की ईंटें। सूर्य भगवान ने इतना धूप दी कि सारी ईंटें पक गई। तो क्वेश्चन पूछे कि अभी तक कच्ची याद कर रहे थे, पक्की ईंटें कहां से मिली हैं? पक्की ईंटें मिली हैं गिलूंड से। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। अब बात करते हैं बालाथल की। बालाथल में कुछ याद नहीं करना है, 2 चीजें याद करनी है, वो याद करवा देता हूं। बालाथल देखियो, बालाथल को बाल बच्चों से याद करो। और मिश्री किसको पिलाते हैं? बच्चों को पिलाते हैं, बाल बच्चों को। तो बालाथल को बाल बच्चों और वीएन मिश्र, ये वीरेंद्र नाथ मिश्र वही मिश्र है जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पाषाण युग में, और जो पशुपालन के विशेष बागोर वाले। और छोटे छोटे बच्चे क्या खेलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई? मारवाड़ी में उसको लुक बीच नहीं बोलते, छुपम छुपाई। तो छोटे बच्चे क्या खेलते हैं? छुपम छुपाई। कितने कमरों में? 11 कमरों में। तो 11 कमरों के विशेष कहां से मिले? बालाथल से। बाल बच्चे मिश्री पी के छुपम छुपाई खेलेंगे, तो 11 कमरों के अवशेष कहां से मिले? बाल बच्चों वाली जगह से। वीएन मिश्र कहां से मिले? याद रखना, बालाथल से। ठीक है, अब बात करते हैं ओजियाना की। ओजियाना कहां पे स्थित है? भाई भीलवाड़ा में है। बस इतना का आप याद रख लेंगे, ओजियाना भीलवाड़ा में। कुछ और स्थल याद करते हैं। ओजियाना क्या याद रखेंगे कि ये स्थल भीलवाड़ा में स्थित है। अब इसके अलावा कुछ पाषाण के स्थल जो आपको वो भाई याद करने पड़ेंगे, वो मैं रटवा देता हूँ। पहला याद करेंगे बुड्ढा पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। बुड्ढा पुष्कर कहाँ पे? बुड्ढा आदमी तांबे की चीज डाली, अजमेर। तो अब स्थलों की लिस्ट बनाते हैं फटाफट याद करते हुए। एक स्थल बुड्ढा पुष्कर, अजमेर, याद रह जाएगा। पुष्कर कहाँ? अजमेर में। और बुड्ढा पुष्कर कहाँ? अजमेर में। किस संबंधित? तांबे से। ऐसे नहीं पूछेगा कि तांबे संबंधित, तो मिलान करवाएगा केवल। ए लाना, आजकल है ना जालोर वाले अदरवाइज नहीं लेंगे कि जालोर आजकल थोड़ा सा ना चर्चा में बना हुआ है कि ए लाना। क्या लाना भाई? को पेपर लाना। ए लाना कहाँ से? जालोर से। तो ए लाना, क्या लाना? जालोर से कुछ लाना। तो ए लाना कहाँ से संबंधित है? जालोर से। ए लाना कहाँ संबंधित हो गया? जालोर संबंधित हो गया। फिर याद रखेंगे मल्लाह है। तो मल्लाह याद रखेंगे, मतलब मल्लाह ना यूपी में, ठीक से याद कराऊँ तो यूपी है ना बिल्कुल
यूपी के बिल्कुल टच में भरतपुर। भरतपुर की जो कल्चर है वो यूपी से बहुत ज़्यादा टिल्ट है, और वहाँ मल्लो जो लोग हैं, मतलब ताकतवर वाले जो लोग हैं, मल्लो, वो भरतपुर में रहते हैं। तो मल्लाह कहाँ से हो गया? भरतपुर से। तो मल्लाह है भरतपुर से। ठीक। अच्छा, देवता के पास में जाके हर आदमी माहौल बनाता है, माहौल। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में जाके सारे माहौल बनाते हैं। सवाई माधोपुर में माहौली, सवाई माधोपुर याद रहेगा। क्या क्या याद रखेंगे? ओजियाना कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पे? अजमेर में। एलाना कहाँ पे? क्या लाना? जालोर। मल्ला कहाँ पे? भरतपुर में। माहौली कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। एक चीज और, इसको बोलते हैं कोल माहौली। कोल माहौली शायद एक स्टेडियम भी क्रिकेट का पाकिस्तान में। कोल माहौली, कोल माहौली, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, वहां पे जाके माहौल बनाते हैं। 3 स्थल है, वो जयपुर के हैं, पर्सन भी पूछ सकता है। एक तो चीथवाड़ी, जयपुर में इतनी सारी भीड़ है कि पूरे दिन चीख पुकार चलती रहती है। चीथवाड़ी हो गया जयपुर से। किराड़ोत, ज्यादा किरोड़ या करोड़ों लोग कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान में, जयपुर में। और एक है नंदलालपुरा, ये भी जयपुर में। तो 3 स्थल आपको जयपुर के याद रखें। ऐसे याद रखना कि साहब नंदलाल नाम का एक व्यक्ति है, करोड़ रुपए लेके और चीख मार रहा जयपुर में। कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए आप लोगों के। तो क्या याद रखेंगे? नंदलालपुरा, नंदलालपुरा, किराड़ोत, किराड़ोत, चीथवाड़ी, चीथवाड़ी। ये कहां संबंधित हो गए? जयपुर से। तो क्वेश्चन पूछे कि चीथवाड़ी कहां पे? बोले जयपुर में। किराड़ोत कहां पे? जयपुर में। नंदलालपुरा कहां पे? जयपुर में। कोल माहौली, माहौल सवाई माधोपुर में बनाएंगे। मल्ला भरतपुर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, ओजियाना भीलवाड़ा में। अब एक स्लाइड तैयार करते हैं। देखिए, मैंने कहा सबसे पहले ताम्र, बहुत गौर करना इस पर है। पहले पाषाण, पाषाण से कितने स्थल बताए आपको? 2 भागों में बांट रहा हूं। पहला स्थल कौन सा है? TDSB। T फॉर तिलवाड़ा, D फॉर डीडवाना, S फॉर सांबर और B फॉर बागोर। यहां से प्लांट के अवशेष मिले हैं, पौधों के, और यहाँ पे पशुपालन के मिले। कुछ अन्य स्थल कौन कौन से बताए? एक आपको बताया जैसे ओला, एक आपको बताया इंद्रगढ़, एक बताया तिपटिया, एक बताया गरदड़ा, एक बताया सिसोल, एक बताया भानगढ़, और एक बताया दर्रा। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, 4 ये हो गए। तो पाषाण के कितने स्थल आपको याद करवा दिए? 11। पाषाण के बाद में आगे बढ़े तांबे की तरफ। अब आए तांबे पर, तांबा, ताम्र युग। ताम्र युग को मैंने आपको बताया, चाहो तो इसको वैसे 2 भागों में बांट लो। कैसे? एक वो स्थल जो नदियों के किनारे हैं, और एक वो स्थल जो अन्य है। नदियों के किनारे वाले में 2 नदियां याद रखनी, एक रिवर कांतली जिसका स्थल है गणेश्वर, और एक स्थल आपकी बनास रिवर जिसके 4 स्थल हैं। पहला स्थल कौन सा है? आहड़, फिर है ओजियाना, फिर है बालाथल, फिर है गिलूंड। याद हो गया? इसके बाद अपन ने चले ताम्र के अन्य स्थल। अन्य स्थल कौन कौन से हो गए? बूढ़ा पुष्कर, एलाना, कोल माहौली, मल्ला है, किराड़ोत, नंदलालपुरा, चीथवाड़ी। ये स्थल किस संबंधित हो गए? इसका मतलब तांबाइज पूरा हो गया। जैसे ही तांबाइज पूरा हो गया, इसके बाद अपन की एक है पिंड पाडलिया। पिंड पाडलिया 2 स्थल और रह गए। पिंड पाडलिया, पिंड
पाडलिया। तो पिंड का मतलब कोई बहुत मोटा पिंड, इसको तोड़ना है तो चित्तौड़। पिंड पाडलिया चित्तौड़ में है, चित्तौड़। और एक तो आपको शायद सबको पता है, झाडोल एक तहसील है उदयपुर की, सबसे ज्यादा हल्दी होती है राजस्थान में, तो एक है झाडोल। झाडोल उदयपुर। ये हो गए आपके ताम्र के सारे स्थल। ठीक, इसके बाद अपन बात करेंगे, आगे चलेंगे कांस्य युग पर। कांस्य युग देखिए, अब कांस्य युग को लेकर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ट्रिक तो लगाएंगे पर कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड एज पर, इसका नाम कांस्य युग। देखिए, कांस्य युग का मतलब ये है कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है, वो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की है। देखो इसको ऐसे याद करो, ठीक है, ऐसा ही बना, समझ लेना कि भारत का ही बना है। ठीक, अब भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये उत्तर पश्चिम भारत की है। ध्यान से देखना, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल किधर खोजेंगे? इस साइड में। और एक कॉमन चीज याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो, इसको शॉर्ट में रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कांस्य युग की है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एरा है वो कांस्य युग का है। कांस्य युग का इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन एसोसिएट विद कांस्य एज। इसका मतलब कांस्य युग के राजस्थान के जो स्थल मिलेंगे वो इसी एरिया में मिलेंगे। जैसे आप याद करेंगे कालीबंगा, पीलीबंगा, सोथी है, बरोर है, कुंडा है, सारे स्थल यहाँ के हैं। इसका मतलब राजस्थान के कांस्य युग के स्थल पूछे तो राजस्थान का मैप, अब ये बनाना मेरे लिए बहुत टेढ़ा काम है कि राजस्थान का मैप कैसे बनाए। ऐसे समझ लो कि राजस्थान का मैप है, राजस्थान के मैप में अगर कांस्य युग पूछे तो बोले सर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर ये कांस्य युग का है, ये वाला। तो कांस्य युग के राजस्थान में स्थल है 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, वो यहीं से एसोसिएटेड है। समझ में आ गई क्या? क्यों? भारत की पहली नगरीय सभ्यता यूं मान लो कि जब कांस्य का आविष्कार हुआ, ये बड़ी घटिया तरीके से बात कर रहा हूं, उस टाइम नगरों का विकास था। और नगरीय सभ्यता कौन सी है? भारत की सिंधु घाटी। इसलिए अभी तक जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ग्रामीण सभ्यता, अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता। भारत की नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा है? कांस्य युग है। और राजस्थान में कांस्य युग के स्थल कौन से हैं? जो उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र होंगे, कालीबंगा, पीलीबंगा, सोथी, बरोर, कुंडा। क्लियर? अब आते कांस्य युग पर। नहीं समझे भाई? कोई छोटा बच्चा पूछे कि कांस्य युग क्या है, यूं बोलना कि अभी तुम्हारे काम की बात नहीं, तुम पहले छठी क्लास तो पास कर लो। ठीक नहीं, उसको ऐसे बोलना कि देखो बेटा, सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर का यूज किया, उसके बाद मनुष्य ने तांबे का यूज किया, तांबे को मजबूत बनाने के लिए उसमें टिन मिला दिया, जैसे टिन मिलाया कांसा बन गया। कांसा युग है, इससे संबंधित भारत का एक बहुत बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कांस्य युग से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के 4 जिले कांस्य युग से जुड़े हुए हैं। पहला जिला है गंगानगर, दूसरा जिला हनुमानगढ़, तीसरा है बीकानेर, चौथा जैसलमेर। हो गया। इसका मतलब राजस्थान के कांस्य युग से संबंधित गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। अब आपको और कुछ पता नहीं पता हो, ये जरूर बताओ कि कालीबंगा, पीलीबंगा ये कहाँ पे स्थित है? गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में स्थित है। इसलिए गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले में आप देखेंगे कि साहब कांस्य युग विकसित हुआ। कांस्य युग राजस्थान के उत्तर पश्चिम एरिया में विकसित हुआ। क्लियर हो गई ये बात? अब बात करते हैं राजस्थान के कांस्य स्थल कि राजस्थान के कांस्य स्थल कौन कौन से हैं, उनको लेकर बात करते हैं अपन। तो मैं लिखता हूं, जिले कितने हैं? 4। कौन कौन से? कालीबंगा, पीलीबंगा, सोथी, बरोर, रंगमहल, कुंडा। लिखते हैं। सबसे पहले कालीबंगा, दूसरा पीलीबंगा, तीसरी सोथी, चौथी रंगमहल, पांचवी कुंडा, छठी बरोर,
ये राजस्थान के वो स्थल हैं जो कांस्य युग से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? काली पीली सोथी, रंगमहल कुंडा बरौर। काली पीली सोथी, रंगमहल कुंडा बरौर। तो अब एक एक स्थल के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, पाषाण के 11 स्थल पढ़ लिए थे, तांबर के 5 एक साइड में, फिर 7 एक साइड में, 12 स्थल पढ़ लिए थे। अब ये कांस्य युग के 1 2 3 4 5 6 स्थल किसके पढ़ेंगे? कांस्य युग से पढ़ने वाले हैं। कांस्य युग में सबसे पहले पढ़ लेंगे इनकी डिटेल के साथ कि साहब कुंडाओ जैसलमेर में स्थित है, रंगमहलो हनुमानगढ़ में स्थित है, सोथिया बीकानेर में स्थित है, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, कालीबंगा गंगानगर में, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। तो ये वाली सभ्यता अपनी याद करने वाले हैं। ठीक, तो अब देखिए डिटेल के साथ एक एक के बारे में चर्चा करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा क्या है, कालीबंगा का उत्खनन कैसे किया, कालीबंगा के उपनाम क्या है, कालीबंगा के मकान कैसे हैं, कालीबंगा की कल्चर कैसी है, कालीबंगा का व्यवसाय कैसा है, कालीबंगा की कृषि कैसी है। तो कालीबंगा हेडिंग लगाओ, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा हेडिंग लगाओ कालीबंगा की। अब इसका देखते हैं कालीबंगा का। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गई कि कालीबंगा का जो स्थल है, कालीबंगा जो सभ्यता है, ये कहाँ से जुड़ी हुई है, कौन से पार्ट से अपन एसोसिएट करेंगे इसको? कांस्य युग से। कैसे, कहाँ से कैसे? कालीबंगा और गणेश्वर तांबे से जुड़ी हुई थी, याद रखना। अब सबसे पहले इसमें याद करते हैं कि कालीबंगा की खोज और फिर उत्खनन। तो देखिए, कालीबंगा को एक चीज़ से याद करना, बंगा का मतलब होता चूड़ी, और काली मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। तो क्वेश्चन ये पूछे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे कि काले रंग की चूड़ियाँ हैं। अब साहब, खोज किसने की, उत्खनन किसने किया? 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं। आपने एक गाना सुना होगा, मैं यमला पगला दीवाना। तो यमलानंद और अमलानंद, काले रंग की चूड़ी, पंजाब एरिया से जुड़ा हुआ एरिया है। इसका मतलब अमलानंद आप याद रखेंगे, अमलानंद, वो यमला पगला है, ये अमलानंद है। और फिर साथ में उत्खनन का कार्य किसने किया? इन्होंने खोज की, उत्खनन का कार्य। बीबी किसके लिए लेके आए चूड़ी? बीबी के लिए, बीबी लाल और बीके थापर। तो कैसे याद करेंगे? कालीबंगा, काले रंग की चूड़ी, अमलानंद जी बीबी के लिए, अमलानंद, बीबी लाल और बीके थापर। एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसके उपनाम है, इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है कालीबंगा को। ठीक है, साथ में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा से जुड़ा हुआ स्थल है, काले रंग की चूड़ियाँ है। और इसकी जो खुदाई करी वो 5 स्तर में करी। जैसे चूड़ी पहनाते हैं तो ऐसे, भाई अब आपको जब भी चूड़ी पहनने के लिए जाते हो तो ऐसे हाथ करते हैं, तो 4 और 5 उंगलियां इधर करते हैं तो चूड़ी पहनाते हैं। तो इसका मतलब कालीबंगा चूड़ी किससे जुड़ी हुई है? 5 स्तरों से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन पूछे, ऐसे जब टीले की खुदाई करते हैं तो ऐसे स्तरों में खुदाई होती है, ऐसे इस स्तर से खुदाई होकर फिर ऐसे। तो कितने स्तर पर खुदाई हुई? 5 स्तर पर, याद रखना। साथ में इसका उपनाम क्या है? दीनहीन बस्ती। इसका रीजन आपको समझ में आएगा कि इसके मकान कैसे थे। दीनहीन बस्ती, गरीबों की बस्ती। साथ में आपको याद रखना कि साहब ये एसोसिएटेड है नगरीय सभ्यता से, नगरीय सभ्यता। तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कालीबंगा, आप कहना काले रंग की चूड़ी, काली चूड़ी 5, यमला पगला, अमलानंद किसके लिए? बीबी के लिए चूड़ी, बीबीलाल, बीके थापर, ऐसी दीनहीन बस्ती। और साथ में याद रखेंगे कि नगरीय सभ्यता और हड़प्पा और प्राक हड़प्पा दोनों से जुड़ी हुई है। हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा और हड़प्पा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जिस प्रकार और सभ्यताएं देखी वैसे क्या देखेंगे? सबसे पहले इसके देखेंगे मकान। मकान से पहले नगर देख लो एक बार, इसका नगर नियोजन। फिर क्या देखेंगे? मकान। मकान के बाद में क्या देखेंगे? इनकी संस्कृति। संस्कृति बाद में इसकी क्या देखेंगे? व्यवसाय। और व्यवसाय के बाद में देखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर। इतने सारे पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए, कृषि का, व्यवसाय का, संस्कृति का, मकान का और नगरों का, तो कालीबंगा पूरा हो गया। कालीबंगा है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में, इसलिए तो आप हनुमानगढ़ और लिख लेंगे। ठीक, अब 1952 में इसका किया
किनका कार्य है, खोज 1952 1952 में। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं अपन इसकी विशेषताओं की। नगर, मकान, संस्कृति, व्यवसाय और कृषि। सबसे पहले मकान। मकान है वो ईंटों के थे। ईंट कैसी थी, कच्ची। कच्ची ईंट है इसलिए गरीब लोग, दीनहीन बस्ती कहा गया है। तो सबसे पहले नगर, नगर छोड़ते हैं एक बार, मकान से लेते हैं। तो सबसे पहले इनके मकान, मकानों में ईंटों का प्रयोग था। ईंट कैसी थी, हाँ अलंकृत फर्श। आपको पूछे कि जो ईंटें हैं या फिर अलंकृत मतलब अलंकार किया हुआ सुंदर फर्श कहाँ का था, कालीबंगा का। तो ईंट से याद रखेंगे, अलंकृत फर्श याद रखेंगे, अलंकृत फर्श। दूसरी ईंटें कैसी थी, कच्ची ईंटें। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे कि यहाँ पे ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 की ईंटें मिली हैं। तो ईंटों का फिक्स साइज था, सांचों का प्रयोग हुआ था। तो आपको पूछे कि सांचों का प्रयोग कहाँ पे, कालीबंगा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईंटों का जो फिक्स पैटर्न था वो 4:2:1। कोल्लू का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक, और क्या मिलता मकान में, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आहड़ में आपको 4 से 6 चूल्हे मिले, यहाँ पे तंदूरी चूल्हा मिला है। क्वेश्चन पूछे कि चूल्हा, तो आप बताना तंदूरी चूल्हा। तंदूरी चूल्हा पंजाब साइड का एरिया तंदूर खाना पसंद करते हैं, तो तंदूरी चूल्हा। ठीक है, और साथ में शायद यहाँ पे मांस के अवशेष भी मिले हैं, मांस के, वो भी देखेंगे अपन। नगर की बात करें तो यहाँ के जो ओबियस सी बात है कि जो नगर है वो जनरली सिंधु घाटी सभ्यता का, मैं थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूँ, अपन ने मकान ले लिया, नगर लेते हैं। मकान में क्या याद रखेंगे, अलंकृत फर्श याद रखेंगे, ईंट निश्चित सांचे की थी, कच्ची ईंटें थी, इसलिए दीनहीन बस्ती कहा गया है। नगर की बात करें तो एक ही बात याद रख लो कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे मान लो ये पूरा नगर है, इसका एक हो गया पश्चिमी भाग, एक हो गया पूर्वी भाग। तो जनरली तो सिंधु घाटी सभ्यता के और नगरों में इस वाले के दुर्ग का था चारों ओर, पर चूड़ी कैसी होती है, पूरी राउंड होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा, ये पूरा दुर्गीकृत था। क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल या कांस्य युग का कौन सा स्थल पूर्णतः दुर्गीकृत था, तो बताना कालीबंगा। इसका मतलब कालीबंगा के पूरे शहर के चारों ओर क्या था, दुर्ग था, तो पूर्णतः दुर्गीकृत, पूर्णतः दुर्गीकृत हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं इनकी कल्चर की, संस्कृति की। संस्कृति को लेकर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लिखते हैं कल्चर, तो संस्कृति अगले पेज पे, ये हो गया ईंट। अब बात करते हैं संस्कृति की, इनकी कल्चर कैसी थी, संस्कृति। संस्कृति में आपको पता है साहब 16 संस्कार होते हैं, उसमें कुछ मरने वाले होते हैं, कुछ जन्म वाले होते हैं, कुछ शादी वाले होते हैं। यहाँ पे ना पहले मरने वाले लेंगे कालीबंगा से, क्योंकि बस्ती खत्म हो चुकी है, इसलिए। अंडाकार कब्र मिली यहाँ पे, मतलब गोल चीज़ों का बड़ा महत्व है। इधर देखेंगे आप, तंदूरी चूल्हा गोल होता है, पूरा शहर दुर्ग से गोल होता है, चूड़ी गोल होती है, कब्र गोल होती है, तो गोल 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 रोटी गोल होती है। तो गोल गोल का संबंध कहाँ से आया, कालीबंगा से आया। तो यहाँ पे अंडाकार कब्र, कब्र कैसी थी, अंडाकार, इसको चिरायु कब्र भी बोलते हैं, अंडाकार। ठीक है साहब। दूसरी बात यहाँ पे याद रखेंगे कि युग्म समाधि मिली है, मतलब स्त्री पुरुष को साथ में दफनाया गया है। तो इसे एक बात समझ में आती है, जैसे आपको आहड़ में समझ में आता संयुक्त परिवार था, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साहब यहाँ पे हो सकता है कि साहब सती प्रथा के कुछ प्रचलन में होगी, तो यहाँ पे युग्म समाधि मिली है। कैसी, युग्म समाधि, युग्म समाधि। भाई आपको चूड़ी से याद करना कि इतना प्रेम था तभी तो यमला पगला ला के चूड़ी लेके आया, तो वाइफ हस्बैंड में ज़्यादा ही प्रेम था। और इधर युग्म समाधि मिली है। मिट्टी का वर्षभ मिला, मिट्टी का सांड मिला। मिट्टी का वर्षभ और कहाँ से मिला था, आहड़ से क्या कहा गया था, बनासिन बुल कहा गया था। वो काला सांड लाल को देख के घबराता था, इधर लाल को देख के घबराता सांड। तो एक वृषभ मिला, वृषभ किसका, सांड मिला मिट्टी का। और जो सेम जो मर्द बांड है काले व लाल, तो यहाँ पे आप लाल रंग के मर्द बांड मिले हैं, रेड पोट्रील। सांड और लाल से घबरा जाएगा, लाल रंग के मृद भांड कहाँ पे, कालीबंगा से, याद रहेगा। ठीक है, अगली बात आप याद रखना कि
यहाँ पे एक शल्य चिकित्सा का अवशेष मिला है, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे कि साहब यहाँ पे एक बच्चे की खोपड़ी मिली, इसमें 6 छेद हैं, कि एक बच्चे का ऐसे खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी में कितने छेद किए गए हैं, 6 छेद है, 1 2 3 4 5 6। इससे समझ में आता है पहली बात तो कि बताया डॉक्टर्स ने कि हाइड्रोसिफिलिस नाम की एक बीमारी होती है, उससे बच्चा पीड़ित होगा। और दूसरा बात, यहाँ के लोग है ना शल्य चिकित्सा जानते होंगे, अनुमान लगा रहे, क्या पता कोई और कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे आप कहेंगे कि साहब शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, वो भी संस्कृति से जोड़ते हैं। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। एक बार चयन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि बच्चे की खोपड़ी में कितने छेद थे, 6 छेद। याद रखेंगे कौन सी बीमारी थी, हाइड्रोसेफिलिस बीमारी। ठीक है साहब। कैसे रंग के मर्द भांड, लाल रंग के मर्द भांड है। कैसा बैल, वृषभ मिला है, किसका मिला, मिट्टी का मिला। अब आगे आप बात करेंगे अग्नि कुंड, यहाँ से 5 अग्नि कुंड अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो हो सकता है साहब यहाँ से पशु बलि दी जाती होगी या और कर्मकांड करते थे, मांस के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, फायर पिट्स मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिका, इसको फायर पिट्स बोलते हैं। कितने मिले, 5। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, 5। कितने स्तरों में खुदाई हुई, 5। 5 हाथ में चूड़ी पहनते हैं। कितने छेद मिले, 6। कैसा मर्दभांड मिला, लाल। कब्र कैसी है, अंडाकार। युग्म समाधि के अवशेष मिले। इसके बाद इनके व्यवसाय में एक कॉमन पॉइंट याद रखेंगे, व्यवसाय का। व्यवसाय में इतना याद रखेंगे कि साहब ये मनके, अनाज आदि यहाँ से निर्यात होता था, निर्यात। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो और स्थल हैं वहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट करने का काम करते थे, निर्यात करने का काम ये लोग यहाँ से करते थे। साथ ही साथ में सिलेंड्रिकल सील मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे व्यापार करें। तो यहाँ से बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहरें जो किससे एसोसिएट है, मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो बेलनाकार मोहर मिल गई। मनके और अनाज ये अदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के वहाँ पे भेजते थे। ठीक है, इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि साहब यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ और, भूकंप के अवशेष मिले यहाँ से, मकानों में दरार मिली है। तो मैं मकान से इसको याद करवा देता हूँ इधर वाले कि ये ईंट हो गई, मकान में देखेंगे मकान के आगे ईंटें और इसमें मकान में दरार मिले हैं, तो मतलब भूकंप के अवशेष मिले यहाँ से। भूकंप अवशेष कैसे पता लगा, दरारें मिली है तो इस समझ में आ गया कि साहब भूकंप आया होगा। तो क्वेश्चन पूछेगी भूकंप के अवशेष, तो ऊपर कालीबंगा। कच्छ भुज का एरिया है, आपको पता है कि कच्छ भुज में वैसे भी भूकंप, ये भूकंप का बेल्ट है और गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया उसी बेल्ट वाले एरिया में आता है, इसलिए भूकंप के अवशेष एक कॉमन सी बात हो गई है। बेलनाकार मोहर हो गई, सिलेंड्रिकल्स हो गई, मन के यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब बात करते हैं इनकी कृषि की, एग्रीकल्चर की। कृषि में आपको पता है कि यहाँ पे युगल कृषि, युगल का बड़ा महत्व है। गंगानगर मानगढ़ बोलते भी साथ में गंगानगर मानगढ़, वैसे युगल तो समाधि मिली है, युगरी एग्रीकल्चर मिली है। यहाँ पे सरसों और चने के अवशेष मिले, याद रखें। तो कृषि में युगल कृषि, जिसमें कौन सी कृषि है, सरसों और चने। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछे कि कालीबंगा से कौन सी खेती के अवशेष मिले, तो आप कहना साहब युगल खेती के अवशेष मिले। और कैसी खेती है, बोले साहब सरसों व चने की एक साथ में की जाती थी। और सिंधु घाट सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाल से लिखता हूं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की इसे तीसरी राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी, पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है, थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। किसको कहा, कालीबंगा को कहा। कृषि के संबंधित बातें होगी। मेरे हिसाब से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। साहब कृषि आ गई, मकान आ गए, इनकी संस्कृति आ गई, इनके मर्द भांड आ गए, इनका व्यवसाय आ गया, इनके नगर के प्रकोटे आ गए। नालियाँ, नगर में नाली और याद रख लेंगे, नाली। तो ये जो नगर है पूर्ण दुर्गीकृत है, और जो नालियां हैं, नालियां वो लकड़ी की बनी होती थी। नालियां किसकी, कई जगह पत्थर का भी यूज हुआ है, पर लकड़ी की नालियां थी। और नगर आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कहाँ पे काटते हैं, समकोण पे काटते थे। और जनरली जो मकान है
उनके जो गेट है वो सामने नहीं होके पीछे खुलते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री में अपन इसको और विस्तार से देख लेंगे। इसके बाद अपन ने वो जो 3 के नाम और लिखे, इनके केवल आपको नाम याद रखने, किस किस के, ये तो कालीबंगा अपन ने कर लिया। पीलीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। सोथी बीकानेर में। इसे कालीबंगा सेकंड कहा जाता था, कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे कि कालीबंगा, देखो कालीबंगा खुद सिंधु घाट सभ्यता की तीसरी राजधानी है और सोथी को कालीबंगा सेकंड कहा गया है। रंग महल हनुमानगढ़ में, डॉक्टर हन्ना रीड का नाम याद रखेंगे। हनुमानगढ़, हन्ना रीड उत्खनन किसका? रंग महल का। कुंडा, कुंडा को कैसे याद रखें? गुंडा, जैसलमेर का गुंडा राज सागर में गोपा ने लिखी थी, तो गुंडा कुंडा जैसलमेर। बरौर गंगानगर में। तो क्या क्या याद रखें? कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, सोथी बीकानेर कालीबंगा सेकंड का आ गया, रंग महल हनुमानगढ़ में, हन्ना रीड ने उसका उत्खनन किया, कुंडा जैसलमेर में और बरौर गंगानगर में। इसका मतलब अपन ने कितने युग पढ़ लिए? पहला युग कौन सा पढ़ा अपन ने? पाषाण, दूसरा पढ़ा तांबा, तीसरा पढ़ा कांसा। अब 1 मिनट में इसको देखो कैसे करते हैं। इधर आएगा पाषाण, इधर आएगा तांबा और इधर आएगा कांसा। पाषाण में क्या क्या देखा? पाषाण में अपन ने क्या देखा? 3 पूरा मध्य नव पाषाण। इसके स्थल कौन कौन से देखे? टी डी एस बी। डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल है पाषाण युग का, सबसे प्राचीन। इसके बाद में क्या देखा? ओला देखा, इंद्रगढ़ देखा, तिपटिया देखा, भानगढ़ देखा, सिसोल देखा, दर्रा देखा, गर्दड़ा देखा। ये हो गए पाषाण के। फिर पहुंचे तांबे में। तांबे में 2 नदियां, कौन कौन सी नदी? कांतली और बनास। कांतली का कौन सा स्थल देखा? जिला नीम का थाना। और बनास में कौन से देखे? आहड़ देखा, फिर अपन ने गिलूंड देखा, फिर अपन ने बालाथल देखा, फिर अपन ने ओझियाना देखा। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल देखे, जैसे बुड्ढा पुष्कर देखा अजमेर में, एलाना देखा जालोर में, कोल माहौली देखा सवाई माधोपुर में, मल्लाह देखा भरतपुर में, किरोड़िया देखा जयपुर में, इसके अलावा नंदलालपुरा देखा जयपुर में, चीतवाड़ी देखी जयपुर में। फिर पहुंचे कांस्य युग में। कांस्य युग में आपको याद रखना कालीबंगा, पीलीबंगा, सोथी, रंग महल, बरौर और कुंडा। कुंडा कहाँ पे? जैसलमेर में, बरौर गंगानगर में, रंग महल हनुमानगढ़, सोथी बीकानेर, कालीबंगा सेकंड का आ गया इसे, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में और कालीबंगा का देख दिया। इसके बाद भारत के राजस्थान के इतिहास का फेज शुरू होता लोहा युग। देखिए ये आ गया, पाषाण कर लिया, ताम्र कर लिया, कांसा कर लिया। अब आते हैं लोह युग पर। समझ में आ गई बात? लोह युग के कई स्थल देखेंगे, लगभग 5-6 स्थल देखे लोह युग के। तो हेडिंग लगाओ लोहा युग। आयरन एज। आयरन एज अपने आप में इतिहास में क्रांति मानी जाती है। तो लोहे का आविष्कार हुआ, इसका मतलब क्रांति आ गई। सबसे पहले रेड देखेंगे, रेड। इसके बाद नगरी देख सकते हैं, नगरी। इसके बाद में अपन सुनारी देख सकते हैं। इसके बाद में अपन जोधपुरा देख सकते हैं। रेड, नगरी, सुनारी, जोधपुरा और इसके अलावा देखेंगे इशवाल, बैराठ। इशवाल देखेंगे। और बैराठ वैसे कई से संबंधित है, पर यहां पे देख लेंगे बैराठ जो जयपुर में है। बैराठ यहां पे तो बहुत सारे कालों के अवशेष मिले हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक के। ये देखिए नोह है, नोह। अब पहले तो आपको ये चैलेंज है कि आप इनका नाम याद करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में स्थित है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होगा
रेड, रेड कहाँ पे? रेड मारते हैं किसी के आके तो टोकता आदमी की, क्यों रेड मार रहे हो? टोंक में। नगरी, नगर था उसका नाम नगरी, क्या तो उसने टोक दिया कि मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो? नगरी टोंक। सुनारी, सुनारी ये झुंझुनों में है। ठीक, आजकल कहाँ पे चली जाएगी ये? नीम का थाना में, आजकल नीम का थाना में। सुनारी, सुनारी। जोधपुरा, ये जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। ईशवाल उदयपुर में है। बैराठ जयपुर में। नोह भरतपुर, याद रखेंगे। ये लोह युगीन कुछ स्थल हैं जिसको अपन को याद रखना है। ठीक, सबसे पहले रेड को पढ़ते हैं। रेड में कुछ काम की बात है जो आपको परीक्षा के लिए काम की याद रखनी। रेड, रेड, रेड मारेंगे तो क्या करेगा आदमी? टोकेगा, और टोकेगा तो रेड वाले थोड़ी क्या देंगे? ढील, तो ढील नदी। तो क्वेश्चन पूछे रेड कहाँ पे? बोले टोंक में। कौन सी नदी है? रेड, ढील। अब वो जब रेड मारने आएंगे तो उनको क्या मिलेगी? बहुत सारी आहत मुद्रा मिलेगी, बहुत सारी मुद्राएं मिलेंगी। तो आहत मुद्रा मतलब यूं मान लो कि ऐसी मुद्रा जो जिस पर पंच लगा हुआ हो, जिसको यूं मान लो कि मुद्रा उस पर पंच लगा दिया, उसको आहत, आहत मतलब घायल होता है हिंदी में, पंच मारा हो। इसमें आपको पता है कि साहब कुछ सिक्के भी मिले यहां से, और खासकर यूनानी सिक्कों का यहां से भंडार मिला है। ठीक, तो क्या क्या याद रखेंगे? रेड, रेड मारने गए तो टोका, टोका तो उन्होंने ढील दी, फिर मिली आहत मुद्रा और यूनानी सिक्के। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नगर की। नगर कहाँ पे स्थित है? नगर, नगरी चित्तौड़, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने नगरी लिख दिया है, नगर है नगर। नगरी चित्तौड़ में, और नगर कहाँ पे? टोंक में। तो नगरी नहीं है, नगर है। रेड के बाद में याद करते हैं दूसरी बात, नगर। नगर कहां पे है? टोंक में। याद रखेंगे आप लोग। रेड कहां पे? टोंक में। यहां से इसको खेड़ा सभ्यता भी बोला जाता है, खेड़ा सभ्यता। देखिए नगर और नगरी दोनों टोंक में। इसका मतलब टोंक जो है भाई, लोह युगीन जो स्थल है राजस्थान के लगभग मध्य से आपको मिल सकते हैं। यहां से जो मिला है वहां पे एक महिषासुर मर्दनी की और साथ में रति कामदेव की मूर्ति मिली है। तो यहां से दो मूर्तियां आपको याद रखना, एक तो महिषासुर मर्दनी और एक रति कामदेव। ज्यादा तो कोई काम की नहीं है, पर यह पूछ सकता है कि महिषासुर मर्दनी की मूर्ति राजस्थान में कौन से स्थल संबंधित है? आप कहेंगे नगर में है। और दूसरी बात है, नगर कहां पे? टोंक में। कौन सा स्थल है? लोह युग का स्थल है। इसके बाद बात करते हैं अपन नोह की। नोह भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो नोह, बताओ नोह कहां पे है? भरतपुर। और यहां से और कुछ याद नहीं हो, एक चीज जरूर याद नहीं, यहां से जाख बाबा की मूर्ति मिली है। जाख बाबा, यक्ष जो है जाख बाबा। जाख बाबा यक्ष किसकी मूर्ति है? पत्थर की है, प्रस्तर की। तो क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन जाख बाबा की मूर्ति कहां से मिली है? आप कहना नोह से मिली है। नोह कहां पे स्थित है? भरतपुर में है। और यहां पे कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं, कुषाणों के सिक्के। यूनानियों के सिक्के रेड से, याद रहेगा। और कुषाणों के सिक्के नोह से। नोह कहां पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसके बाद में आपको याद रखना है दो, सुनारी और जोधपुरा। यहां से भट्टी मिली है लोहा गलाने की साहब, और धोकनी भट्टी भी मिली है। तो क्वेश्चन पूछे कि लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? तो दो जगह से, एक सुनारी और एक जोधपुरा। तो मैं इधर लिखता हूं सुनारी जोधपुरा को। कहां से मिली है? एक लोहा गलाने की भट्टी कहां से? सुनारी कहां पे? इसको अभी नीम का थाना लिख लो आप, और झुंझुनू आए तो झुंझुनू करके आना परीक्षा में। जोधपुरा जयपुर में।
लोग लाने की भट्टी मिली, और एक धोकनी भट्टी। धोकनी का मतलब ऐसी भट्टी इसमें फूंक फूंक मार सकते हैं, उसे धोकनी भट्टी कहते हैं। अब बात करते हैं ईशवाल की। राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? रेड टोंग को। और औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? ईशवाल को। तो अंतिम लिखेंगे ईशवाल। ईशवाल कहाँ पे स्थित है? ईशवाल उदयपुर में। जब उदयपुर से आप बोगबुंदा जाते हैं तो 10 किलोमीटर दूर एक स्थल है ईशवाल, उदयपुर में है। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन औद्योगिक नगरी। तो क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की प्राचीन औद्योगिक नगरी क्या, आप बताएंगे ईशवाल है। ठीक है। जो भी लोहयुगीन स्थल हैं राजस्थान के जितने भी, उसमें 2 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक PGW और एक NBPW, चित्रित धूसर मर्द भांड और उत्तर काले चमकीले मर्द भांड। इसको रट्टा मारो, जो करना करो, पर परीक्षा में आएगा, काम की चीज है। और एक चीज और मिस हो गई, वो फैक्ट आप लिख सकते हो कि जो नगरी है वो कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में। और वहां से एक इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था और नटराज की मूर्ति मिली है। तो एक स्थल और लिख देता हूं, नगरी। फैक्ट छूटे नहीं और थोड़ा सा आपकी याद भी हो जाए। नगरी, नगरी कहाँ पे? चित्तौड़। और क्या मिला है यहाँ पे चित्तौड़ से? नटराज की मूर्ति, नटराज। इसके प्राचीन नाम मध्यमिका था, मध्यमिका, मध्यमिका। क्लियर हो गया? अब आपको याद रखना कि लोह युग के जो भी स्थल है, यहां पे 2 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं। मृद भांड। आपको मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि नौह भरतपुर से कैसे मर्द भांड मिले, तो 2, एक तो चित्रित धूसर मर्द भांड नंबर 1, चित्रित धूसर मृद भांड। और एक मर्द भांड मिला उत्तरी काले, उत्तरी काले चमकीले या पॉलिश्ड मर्द भांड। ठीक है। चित्रित धूसर मर्द भांड को बोलते हैं PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है। और इसको बोलते हैं NBPW, NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। और इसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ये परीक्षा के लिए बहुत काम का, याद आपको रख के चलना है। अब जो अगला अपन करेंगे वो करेंगे बैराट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैराट। बैराट करते हैं आपका 80%, ये काम 90% पूरा हो गया है। अब बात करते हैं बैराट की। तो बैराट कौन सा स्थल है? पीछे आओ। देखो यार, कांस्य तक हो गया था, किस में प्रवेश किया अपन ने? लोहे में। तो इसका मतलब अब देखो, लोहे वाले युग में अपन आए तो लोहा युग में अपन ने क्या क्या देखा है? सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया? रेड देखा है ना। उसके बाद में नगर देखा, उसके बाद में नगरी देखा, उसके बाद में जोधपुरा देखा, उसके बाद में सुनारी देखा, उसके बाद में ईशवाल देखा, और अब अंतिम देखेंगे बैराट। देखो, कालीबंगा, आहड़ और बैराट और गणेश्वर, 4 आपको परीक्षा के लिए रट के जानी है। अब बात करते हैं बैराट की। तो हेडिल गो बैराट। देखिए बैराट, बैराट का स्थल आपका है जयपुर। और इससे संबंधित 3 व्यक्ति हैं। दया का नीला कलश, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथपति, कैलाश नाथ। तो आपको पूछे कि बैराट के कितने व्यक्ति हैं? बोले 3 व्यक्ति। कौन से? दया का नीला कलश, दया नीला कलश, याद रखेंगे आप लोग।
एक चीज इतना इंपॉर्टेंट है बैराट की यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक, दूसरा महाभारतकालीन, तीसरा मौर्योत्तरकालीन, मौर्य युगीन, मध्यकालीन, हर्षवर्धनकालीन, जितने स्थल हैं सबके अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बैराट से कई सारे कालखंडों के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, इसको ऐसे लिखो प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मिले यहाँ पे, गुफा चित्र याद रहेगी आपको क्वेश्चन। यहां से जैसे हरिण है, हिरण, हाथी है, इनकी मूर्ति मिली। दूसरा महाभारतकालीन, तो दूसरा स्थल महाभारत। महाभारत में यहाँ पे पांडवों के अज्ञातवास के अवशेष। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहां से जो मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन यहाँ पे बौद्ध अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन बौद्ध अवशेष। इसके बाद में बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन। मौर्योत्तरकालीन देखो, मौर्योत्तर की सबसे ज्यादा मिली यहाँ पे मुद्राएं, पंचमारक सिक्के मिले, पंचमारक। और जो पंचमारक सिक्के इनकी संख्या फिक्स है, पंचमारक सिक्के 8 मिले और 28 यूनानी मिले। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि पंचमारक है वो 8 और 28 मिले। 28 यहाँ पे यूनानी सिक्के मिले, जिसमें 16 सिक्के मिनांडर अकेले के हैं, मिनांडर के। तो क्या याद रखेंगे कि पंचमारक सिक्के 8 और 28 यूनानी सिक्के, जिनमें 16 किसके, मिनांडर के हैं। हर्षवर्धन स्थल, आपको पता है कि हेनसांग एक यात्री आया था, उसका सीयू के नाम से यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो वो शेष भी यहाँ से मिलते हैं। और मध्यकालीन है जैसे ईदगाह है, इसके अलावा जैन मंदिर है, इसके अलावा मुगल टकसाल है, इनके अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। तो हर्षवर्धन काल और मध्यकाल, इसका मतलब बैराट जयपुर राजधानी है, सेंटर में है। जितने सारे कालखंड हुए हैं सब यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो पांडवों का अज्ञातवास शैल चित्र हो गया, ये हो गया। मौर्य का बौद्ध हो गया। गोल बौद्ध मठ आपको पूछे, मंदिर पूछे तो कहाँ पे होंगे, वो जयपुर में ही होंगे। क्यों? क्योंकि बौद्ध से संबंधित है। एक भाब्रू शिलालेख मिला यहाँ से, इसकी डिटेल और देखते हैं। भाब्रू शिलालेख, ये बिज्जक पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कैप्टन बर्ट ने कहां से? बिज्जक पहाड़ी से। किसको? भाब्रू शिलालेख को। कहां से मिला है? बैराट से मिला है। यहाँ पे 4 आपको पता पहाड़ी है, नाम याद करने दो। एक बिज्जक, एक भीम, एक महादेव, एक गणेश। तो 4 पहाड़ियां हैं, 4। बिज्जक, भीम, महादेव और गणेश। ये जो पहाड़ियां हैं ये कहां से? बैराट, जयपुर से। गोल बौद्ध, अगर आपको ये पूछे कि साहब बौद्ध नगरी के रूप में, बौद्ध नगरी किसे कहा जाता है? बौद्ध नगरी बैराट को कहा जाता है। और बौद्ध मठ है, स्तूप है, गोल बौद्ध मंदिर, ये भी यहीं से मिले हैं। तो गोल बौद्ध मंदिर यहां से बौद्ध मठ, बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं और बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन कहां से? अगर बौद्ध धर्म का कुछ भी पूछे तो जयपुर करके आना है। ठीक है, और आहत मुद्रा भी मिली है, तो मुद्राएं। कुल मिला के परीक्षा में पूछे कि बैराट से क्या मिला, एक तो इन तीनों के नाम पूछता है, दया का नीला कलश। एक पूछता कि यहाँ पे कौन से अवशेष मिले, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन है, सबके अवशेष यहाँ से मिले। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले? बैराट से मिले। खुदाई आपको समझ में आएगी किन्होंने की। इसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हटके वैदिक तरफ चलते हैं। लो युग आ गया, अब आएगी वैदिक युग। तो वैदिक युग में आपको पता है कि साहब लो युग के बाद में एक जन बने, एक जनपद बने, फिर महाजनपद बने। तो इसके अगला फेज यहां कंफ्यूज होता बहुत सारे लोगों को। इसको देखो, पीछे आओ, थोड़ा सा टेक्निकली गलत बताऊंगा, टेक्निकली पर चीजें याद हो जाएंगी। टेक्निकली गलत ऐसे बताऊंगा कि मौर्य, अब लोहा युग पूरा हो गया, लोहा युग का आपको स्थल समझा दिया। अब आ जाओ मौर्य युग में। हालांकि अब ये जनपद महाजनपद यहां बोलना सही नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार आपको याद करवाने के लिए बताऊंगा कि जनपद महाजनपद इन तीनों से संबंधित राजस्थान में क्या क्या मिला है।
तो मौर्य युग टेक्निकली अभी बोल रहा हूँ गलत है बिल्कुल 100%, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत बोल रहा हूँ। बस मुझे लग रहा है कि ये बात इस तरह से नहीं बतानी चाहिए थी, दूसरे तरीके से बतानी चाहिए, पर आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। जनपद महाजनपद, जन छोटे होते हैं, जनपद बड़े और महाजनपद विशाल। राजस्थान में कौन से जन थे, कौन से जनपद थे, कौन से महाजनपद थे। अब अगला फेज आएगा लोहे के बाद में जनपद और महाजनपद लिखते हैं। अब आ जाओ जनपद और महाजनपद। देखिए राजस्थान के जनपद और राजस्थान के महाजनपद, फिर तुरंत चलेंगे गुप्त काल पर। ठीक, तो सबसे पहले जन की बात करें तो मत्स्य जन हुआ करता था राजस्थान में। मत्स्य जन और मत्स्य जन में कौन सा एरिया शामिल था आपको बताया साहब? अलवर, भरतपुर, कुछ जयपुर का दक्षिणी साइड शामिल था। तो मत्स्य जन याद रखना, अलवर, भरतपुर का कुछ एरिया। अब आगे जनपद बनेगा। जनपद में राजस्थान के 3 जनपद आ जाएंगे। अब कौन कौन से? मत्स्य आ जाएगा जो है वो तो रहेगा, फिर शिफ्ट होगी विराटनगर। सीवी जनपद आ जाएगा जो चित्तौड़ का एरिया है। दो जनपद है, एक कौन सा? मत्स्य और एक सीवी जनपद। यहां पे विराटनगर जयपुर राजधानी और सीवी जनपद चित्तौड़। ठीक, इसके बाद में जैसे अपन आगे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा साहब महाजनपद का काल। महाजनपद, तो फिर पहुंचेंगे महाजनपद में। क्या समझ में आया? पहले पाषाण युग देखा, पाषाण के बाद में ताम्र युग देखा, ताम्र के बाद में कांस्य युग देखा, कांस्य के बाद में लोहा देख लिया, लोहे के बाद में जनपद और महाजनपद की तरफ शिफ्ट हो गए। जन कौन से थे? ये। जनपद कौन से हैं? ये। महाजनपद एक सूरसेन था, एक कुरु था, एक मत्स्य था। तो मत्स्य, कुरु और सूरसेन। आपको प्रश्न पूछे पूर्णतः राजस्थान में ये और बाकी कुरु और सूरसेन, तो आपको ये याद रखना कि राजस्थान में जन, उसके बाद में जनपद बने, फिर महाजनपद बने। राजस्थान के कौन कौन से थे? इधर मत्स्य याद रखेंगे, राजधानी विराटनगर, फिर यही आगे जनपद बन गया, यही आगे महाजनपद बन गया। ठीक है, अब अंतिम आपका स्थल है वो गुप्त काल। तो क्या समझे? पाषाण आया, पाषाण के बाद में कांस्य आया, ताम्र आया, ताम्र के बाद में कांस्य आया, फिर लोहा आया, फिर जनपद महाजनपद काल आया। अब आ जाएगा गुप्त काल और आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। अब आएगा गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल से संबंधित राजस्थान के कुछ स्थल हैं जिनको परीक्षा में पूछता है। एक है बयाना। बयाना, तो बयाना कहां पे बताओ? भरतपुर। एक है अहेड़ा, एक है सुखपुरा, एक है मारोली। मारोली, ठीक, ये गुप्त काल के। पहला बयाना, अहेड़ा, सुखपुरा और मारोली। बयाना कहां पे? भरतपुर में। अहेड़ा कहां पे स्थित है? अहेड़ा अजमेर में। सुखपुरा कहां पे? टोंक में। बहुत ज्यादा सुख से रहता, लोग टोक देते हैं। मारोली कहां पे? जयपुर में। क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा गुप्त काल का स्थल है? आप बता देंगे कि साहब बयाना, अहेड़ा, सुखपुरा और मारोली। मारोली जयपुर में, अहेड़ा बहुत अड़का के कहाँ पे जाते हैं? अजमेर में आरपीएससी का इंटरव्यू देने। सुख होता तो टोक देते मारोली, मारोली जयपुर में। सर्वाधिक सोने के सिक्के बयाना भरतपुर से मिले, दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सबसे ज्यादा सिक्के सोने के क्या कहा जाता था? दिनार। ये गुप्त काल पूरा हो गया। जैसे ही गुप्त काल पूरा होगा राजस्थान के अंदर आपको पता है कि साहब एक गुज्जर प्रतिहार शुरू होगा। गुज्जर प्रतिहार का मतलब भी क्या हो जाएगा? देखो थोड़ा बताऊं। इसके तुरंत बाद गुज्जर प्रतिहार एज, गुर्जर प्रतिहार, और गुज्जर प्रतिहार के बाद में राजपूत, और राजपूत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब आधुनिक। इसका मतलब इसके कंटिन्यूएशन में गुज्जर प्रतिहार देखेंगे और उसके बाद में राजपूत युग, जिसमें चौहान देखेंगे, फिर जयपुर के देखेंगे, फिर मेवाड़ के देखेंगे, फिर अजमेर के देखेंगे, रणथंभौर के देखेंगे। सारे देखने के बाद
फिर संधियां करवा के और आधुनिक भारत में पहुंच जाएंगे, जिसमें हम किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, 1857 की क्रांति, एकीकरण, ये वाले देखने वाले। इसका मतलब इतिहास है वो एक मैथ्स है, गणित है, इसमें एक इक्वेशन सोल्व हुई तो अगली तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं आप लोग, ये पूरा मैथमेटिकली चलता है। अब 1 मिनट में रिवाइज करा के मेरी क्लास को मैं बाइंड अप करूंगा, फिर कल मिडाइवल हिस्ट्री या फिर बीच में से कट करके मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, एंशिएंट अगली क्लास में लेंगे। देखिए सबसे पहले देखा पाषाण, अब एक बार के लिए 2 मिनट कंसंट्रेट कर लो बस आप लोग। पाषाण, पाषाण के बाद में अपन ने देखा है ताम्र युग, ताम्र के बाद में अपन ने देखा कांस्य युग, कांस्य के बाद में देखा अपन ने लोह युग, लोह युग के बाद में देखा अपन ने जन जनपद महाजनपद काल, जन जनपद और महाजनपद, और उसके बाद में देखा अपन ने गुप्त काल। समझ में आ गया? ये एरा है इतिहास के, पाषाण, ताम्र, कांस्य, लोह, जन जनपद, महाजनपद और गुप्त काल। इनकी इस्तेलाह आपको याद करने। सबसे पहले पाषाण युग की इस्तेलाह आपको समझ में आ गया, TDSB, ठीक है। फिर ओला, इंद्रगढ़, बानगढ़, तिपटिया, गरदड़ा, सिसोल। ताम्र युग, ताम्र युग के संबंधित आपको 2 नदियां, कांतली और बनास। यहाँ पे गणेश्वर याद रखना है और यहाँ पे आपको आहड़ याद रखना है। इसमें आपको आहड़ है मतलब बैराठ स्थल है, बैराठ के बाद में आपको पता ओजियाना है, फिर गिलूंड है, और उसके बाद में कौन सा आ गया एक बालाथल। उसके बाद में अन्य स्थल कौन कौन से आ गए थे, अन्य स्थलों की आपको एक अच्छी लिस्ट बताई थी, कौन कौन सा, जैसे चीतफाड़ी बताया था आपको, इसके बाद में एलाना बताया था आपको, बूढ़ा पुष्कर का बताया था, ये सारे ताम्र के। फिर कांस्य युग में आ जाओ, कांस्य युग में कालीबंगा, पीलीबंगा, सोथी, बरौर, रंगमहल, कुंडा। उसके बाद में लोहे में आ जाओ, लोहा युग से संबंधित आपको स्थल है साहब जोधपुरा, सुनारी, इसके अलावा आपको बैराठ बताया, इसके अलावा आपको नोह बताया, ये सारे स्थल की, रेड बताया, नगरी बताया, नगर बताया, ये लोह के हो गए। जन जनपद महाजनपद में आपको मत्स्य बताया, आपको सूरसेन बताया, इसके अलावा आपको सीवी बताया। फिर गुप्त काल के 4 स्थल आपको बताया साहब, मारोली बताया, सुखपुरा बताया, अहेड़ा बताया आपको, और इसके अलावा सुखपुरा हो गया, बयाना, 4 स्थल गुप्त काल के हो गए। इसका मतलब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपके पूरा हो गया एक डायग्राम के साथ में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में राजपूत एज को जोड़ते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, मतलब 3 क्लासों में 3 घंटे, 4 घंटे, 5-6 घंटे में एंशिएंट सारा पूरा हो जाएगा। आप क्वेश्चन है वो बाहर जाएगा नहीं। इसका प्रमाण ये है कि जो प्रीवियस ईयर में अब लगे वो क्वेश्चन सोल्व कर लो, इस क्लास को सुनने के बाद में आपका काम बन जाएगा। नोट्स की कोशिश करूंगा कि PDF आपको इस पूरे का आपको PDF मिल जाए, ठीक है, और वो क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगा। टेलीग्राम का आपको नीचे वो लिंक है वो जोड़ सकते हैं, या GK महेश भास्कर सर्च करेंगे टेलीग्राम को तो शायद मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।